हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं दोस्तों, और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तैयारी भी आपकी बहुत ही जम के चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एडुटेरिया का हम लोग एडुटेरिया का बिहार तथ्य सागर हम लोग कवर कर रहे हैं। तथ्य सागर संग्रह, इनफैक्ट तथ्य संग्रह ये बुक का नाम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहार के एग्जामिनेशन के लिए। लेट्स से कि आप अगर 70th बीपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि बिहार के एसएससी या फिर बीएसएससी जिसे कहते हैं, उसके 10+2 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या फिर सीजीएल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये बुक। टीचर रिक्रूटमेंट अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बिहार का बिहार एसआई देने जा रहे हैं, बिहार एसआई भी देने जा रहे हैं, तो इन सभी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये सोर्स हो जाता है। इसको हमने पार्ट वाइज ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है, एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार, एंड हिस्ट्री ओवरऑल पूरा कवर किया हुआ है, ज्योग्राफी कवर किया हुआ है, और जो इनिशियल बिहार का इंट्रोडक्शन था वो वाली तीनों वीडियोस अवेलेबल है, देख लीजिएगा। आज जो हम कवर करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू कवर इकोनॉमी ऑफ बिहार। ठीक है, व्हाट वी आर गोइंग टू कवर, वी आर गोइंग टू कवर इकोनॉमी ऑफ बिहार। इसमें जो है थोड़ा सा लेटेस्ट डेटा भी यूज़ किया गया है, तो आपको लेटेस्ट डेटा के साथ है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमी में ज़्यादातर देखा जाता है कि डेटा से ही क्वेश्चन आते हैं, और बिल्कुल लेटेस्ट डेटा जो है आपको जानना चाहिए होता है, क्योंकि लेटेस्ट डेटा से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2023-2024 बिहार का जो जीएसडीपी है, दैट इज ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ बिहार, इज एस्टिमेटेड, ये एस्टिमेटेड है, दिस इज एस्टिमेटेड टू ग्रो बाई 10.6% एट ए कॉन्स्टेंट प्राइसेस टू रुपीज़ 4.4 लाख। अब ये देखो, ये 4.4 लाख याद कर लो, करोड़, और 10.6%, ये दोनों फिगर आपके बिल्कुल ही दिमाग में होना चाहिए अगर आप बीपीएससी का एग्जाम लेटेस्ट देने जा रहे हो। ये जो है 2022-23 का जो एस्टिमेटेड है, इस फाइनेंशियल ईयर में एस्टिमेटेड इतना ग्रो करने का चांस है। वेरज अगर बात करें तो जीएसडीपी, ये देखो, ये वाला जो था ये कांस्टेंट प्राइस पे, मैंने अभी आपको डेटा बताया कांस्टेंट प्राइस पे। अगर यही करंट प्राइस पे ये डेटा देखोगे तो सीएम डेटा जो है 15.5% हो जाएगा, यानी कि आपका जो जीएसडीपी है ग्रो करेगा, एस्टिमेटेड है, हो सकता है। ठीक है, ये एस्टिमेटेड है 15.5% से ग्रो करने का, एंड 7.5 लाख करोड़ रुपए तक ये ग्रो हो सकता है। ये करंट प्राइस पे है। ठीक है, करंट प्राइस में क्या होता है, इन्फ्लेशन इंक्लूडेड होता है, बेस इफेक्ट जो है नहीं होता, बेस ईयर इसमें नहीं जोड़ा जाता है, अभी के रेट पे ये निकाला जाता है। ठीक है, तो ये दो फिगर जो है थोड़ा सा ध्यान से रखेंगे कि भाई जीएसडीपी में कांस्टेंट प्राइस पे 10.6% से एस्टिमेटेड है, और 4.4 करोड़ तक ये पहुंच सकता है। अगर ये करंट प्राइस पे देखेंगे तो ये 15.5% से ग्रो होने का चांस है, और 7.5 लाख करोड़ तक ये पहुंच सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें फिजिकल परफॉर्मेंस ऑफ बिहार की, तो देख सकते हैं ये तो कोर डेटा है, बिल्कुल कोर डेटा है, और कह सकते हैं कि ये इतना जो पोर्शन है ना, आपके दिमाग में क्या है, मतलब इसका कहीं लिख के भी चिपका लो अपने, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो टेबल होगा, कहीं भी दीवार होगा, वहाँ चिपका लो, क्योंकि इससे सवाल बनेगा। सो फिजिकल परफॉर्मेंस अगर देखा जाए बिहार का, तो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 का ही फिगर है। रेवेन्यू डिफिसिट जो है बिहार का, रेवेन्यू डिफिसिट है वो 1.5% है ऑफ जीएसडीपी, दैट इज ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, टोटल जो बिहार का धन है, कह सकते हैं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उसका 1.5% जो है रेवेन्यू डिफिसिट है। फिगर्स में देखेंगे तो वो 11,288 करोड़ है। 11,288 करोड़ जो है रेवेन्यू डिफिसिट बिहार को है। रेवेन्यू डिफिसिट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, हालांकि ये तीनों इंपॉर्टेंट है, फिजिकल डिफिसिट, प्राइमरी और रेवेन्यू डिफिसिट, बट सबसे ज़्यादा इनमें भी कोई पूछे तो फिजिकल डिफिसिट है। फिजिकल डिफिसिट जो है देखो 6% ऑफ द जीएसडीपी जो है, ये अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे जो है एस्टिमेटेड है 6% ऑफ द जीएसडीपी, दैट इज अगर फिगर में देखेंगे तो 44,823 करोड़ रुपया जो है ये एस्टिमेटेड है फिजिकल डिफिसिट। एग्जैक्ट फिगर आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या करता है 44,813 कर देगा, इस तरीके से खेला होता है। तो ये फिगर बिल्कुल आपको एग्जैक्ट जो है याद होना चाहिए। सॉरी, मेरा थोड़ा सा गला खराब है, तो बीच बीच में अगर वॉइस में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो तो आई एम सॉरी। प्राइमरी डिफिसिट जो है ये 3.9% का जो है
जीएसडीपी का एस्टिमेटेड है, और ये फिगर में देखेंगे तो 29,640 करोड़ है। प्राइमरी डिफिसिट जो है 3.9% ऑफ जीएसडीपी है, यानी कि 29,640 करोड़ का ये एक्सपेक्टेड है। कंट्रीब्यूशन देखेंगे वेरियस सेक्टर का ग्रॉस स्टेट वैल्यू में बिहार के, जीएसवीए जिसे कहते हैं। वैल्यू एडिशन क्या होता है, जीएसडीपी से थोड़ा सा अलग होता है। अब मान लो कि कोई प्रोडक्ट बना, समझाने के लिए बस थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ कि मान लो कोई प्रोडक्ट है, लेट्स से कि ब्रेड है, इसकी जो वैल्यू होगी कुछ होगी, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होगी कुछ होगी। अब इस ब्रेड को आपने जो है सैंडविच बना दिया, सैंडविच बना दिया, तो इसमें कुछ वैल्यू ऐड हो गई। तो और हो सकता है सैंडविच बनाया आपने तो ब्रेड से दाम महंगा होगा, ऑफ कोर्स महंगा हो जाएगा। तो कुछ जो वैल्यू एडिशन हुआ उसी तरीके की डिफरेंट प्रोडक्ट्स में बिहार में जितने भी बन रहे हैं सबका वैल्यू एडिशन ऐड कर दो, तो वो जो है ग्रॉस वैल्यू एडिशन कहलाता है, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर का जीएसवीए यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो है वो 19.97% है, सेकेंडरी सेक्टर का 20.04% है, और टर्सरी सेक्टर यहाँ पे सबसे ज्यादा है 59.98%। ओवरऑल कंट्री में भी टर्सरी सेक्टर सबसे ऊपर है, जिसे सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी से जोड़ा जाता है, सेकेंडरी सेक्टर जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है। तो सबसे ज्यादा जो पैसा जो कंट्रीब्यूट हो रहा है जीएसबीए में बिहार में वो हो रहा है टर्सरी सेक्टर से, वो फिगर है 59.98%। और सबसे कम कह सकते हैं तो वो प्राइमरी सेक्टर से हो रहा है, ऑलमोस्ट बराबर है सेकेंडरी से, बट फिर भी उससे कम है। तो प्राइमरी सेक्टर जो है 19.97% ही कंट्रीब्यूट कर पा रहा है जीएसबीए ऑफ बिहार में। अगर हम बात करें मॉनेटरी वैल्यू की, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ पर कैपिटा इनकम ऑफ बिहार, मतलब एक बिहार का बंदा एक साल में कितना पैसा कमाता है, एवरेज है ये, सभी बिहारियों का एवरेज है ये, कि द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ पर कैपिटा इनकम ऑफ बिहार एज पर क्विक एस्टिमेट्स फॉर द ईयर 2022-2023 इज रुपीज 59,637 इज रुपीज 59,637 है ये। तो ये भी फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल दिमाग में छाप लो, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे का जो है फिगर है। मतलब अगर देखा जाए तो वन ऑफ द लीस्ट में से आता है बिहार, सबसे कम जहां पे इनकम एक साल में एक बंदा ऑन एन एवरेज कमाता है। द डिस्ट्रिक्ट्स विथ हाईएस्ट पर कैपिटा जीएसडीपी जो है पटना है। पटना में एक बंदा जो है एक साल में 1,14,541 रुपए कमा लेता है, ठीक है। सबसे हाईएस्ट बिहार में पटना में है, और सबसे लोएस्ट बिहार में है वो है, सबसे लोएस्ट है मुंगेर। यहाँ पे मुंगेर देखेंगे, बेगूसराय तो 2 नंबर पे आ जाएगा ना, क्योंकि 46,991 पर पर्सन यहाँ पे कमाई है एक साल की। मुंगेर में जो है पर कैपिटा इनकम ये सबसे लोएस्ट दिख रहा है, यहाँ पे मुंगेर में है 44,176 पर पर्सन। ये लेटेस्ट फिगर है, तो आप थोड़ा सा ना अच्छा सॉरी, ये 3 जो है हाईएस्ट वाले हैं, मैं तो 3 हाईएस्ट वाले हैं, इसमें जो है लोएस्ट नहीं है, 3 हाईएस्ट है, ठीक है। इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा करेक्शन कर रहा हूं। पटना जो है ये सबसे टॉप पे है, फिर है बेगूसराय, फिर है मुंगेर। टॉप 3 जिले पर कैपिटा इनकम के हिसाब से पटना सबसे ज्यादा, फिर है आपका बेगूसराय, ठीक है, और फिर है मुंगेर। सोचो इतनी कम कमाई में जो है ये टॉपर बने हुए। 44,000 एक साल में क्या ही रुपया होता है यार। मान लो कि 4,000 से भी कम पर पर्सन अगर एक साल में कमाए, तो सोच सकते हो बिहार का हालत, स्थिति, गरीबी। नेक्स्ट कहता है डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट पर कैपिटा। अब आएगा लोएस्ट वाला, सबसे लोएस्ट है शिवहर, मात्र 1,500 रुपए एक साल में, एक महीने में निकल के आएगा। इस फिगर को अगर आप तोड़ोगे, 12 से भाग दोगे तो 1,500 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। 18,980 रुपया ही कमाता है शिवहर में एक एवरेज, एक जो वहां का पर्सन है एक साल में। फिर आता है दूसरे नंबर पे अररिया, यहाँ पे 19,795 रुपया कमाता है एक बंदा एक साल में। फिर आता है सीतामढ़ी जो है यहाँ पे 21,448 रुपये पर पर्सन की जो है कमाई है सीतामढ़ी में। तो आप 3 जिले इनको भी याद रखेंगे, शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी। वहां पे था पटना, बेगूसराय और मुंगेर। अब यहाँ पे है लोएस्ट वाले में शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी। द टोटल एक्सपेंडिचर बजट ऑफ एस्टिमेट ऑफ बिहार बजट 2024-25 की बात करें तो ये फिगर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बजट का एस्टिमेट कितना 24-25 का था। तो ये 2,78,725
16.72 करोड़ है, विच इज 16,840.32 करोड़ मोर देन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, याद करने के लिए, थोड़ा सा रफली याद करने के लिए आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसे भी 2-3 पिक्चर दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि भाई दिमाग से ना निकले। तो यहाँ पे सोच सकते हो कि 3 लाख से कम है, पहली बात, और 2.25 लाख है। इतना पिक्चर दिमाग में रखो, 2.25 लाख के आसपास है। और एग्जैक्ट तो आपको थोड़ा सा 2-3 बार देखोगे तो याद हो ही जाएगा, ठीक है। 2,78,725.72 करोड़ रुपए है, जो कि पिछला जो फाइनेंशियल ईयर में जो बजट आया था उसके साइज से ये ज्यादा है, 16,820.32 करोड़ रुपए ज्यादा है। तो पिछले बजट से तो बढ़ता ही है जनरली, बट इन एक्सट्रीम केसेस जो है घट भी सकता है। अच्छा, बिहार के पास जो है बजट में पैसा आ कहां से रहा है, और ये बजट जो आया है वहां पे कहां पे एलोकेशन यानी कि पैसा कहां दिया जाएगा। तो वेयर डज मनी कम फ्रॉम, यहाँ पे आप इस वाले में देखोगे तो वेयर डज मनी कम फ्रॉम, और ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन, ये पैसा कहाँ जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बिहार के बजट में जो पैसा आ रहा है वो स्टेट का शेयर है सेंट्रल टैक्स से। स्टेट का शेयर है सेंट्रल टैक्स से, वो आ रहा है 40.52%। स्टेट का जो शेयर है सेंट्रल टैक्स से वो आ रहा है 40.52%। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट का जो शेयर है सेंट्रल टैक्स से वो आ रहा है 40.52%, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे ज्यादा पैसा यही से आ रहा है, 40% के रफली बराबर है, 40.52, 40.5 भी अगर याद रखोगे तो उस समय तो हालांकि एग्जैक्ट ही पूछ लेता है तो थोड़ा सा आपका काम चल जाएगा। टैक्स रेवेन्यू ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, जो अपना बिहार जो है जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे जो टैक्स लगाती है, जिस ज्यूरिडिक्शन में है बिहार के स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स है उन चीजों पे तो टैक्स लेके पैसा निकालती है स्टेट। तो ये जो आता है ये 19.47% है, 19.47% है टोटल पैसे का, ये है दूसरे नंबर पे। फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट इन एड आता है, ग्रांट इन एड मतलब जो सहायता मदद है सेंट्रल गवर्नमेंट का बिहार को, वो 18.70% है। 18.70% है। पब्लिक डेप्ट से मतलब लोगों से जो पैसा लेके, पब्लिक डेप्ट मतलब क्या है कि जो बिहार के ही लोग हैं उनके डेप्ट के थ्रू कितना पैसा आ रहा है, ठीक है। सरकार जो डिफरेंट तरीके से डेप्ट रेज करती है, एक तो बॉन्ड जारी करके हो जाता है, या फिर जो लोग जो है पीएफ में पैसा लगाए हुए हैं, सरकारी स्कीमों में पैसा लगाए हुए हैं, वो डेप्ट में आ जाता है। तो वहां से आ रहा है 18.53%। नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ द स्टेट कितना है, 2.63%। नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है बिहार स्टेट का वो है 2.63%। रिकवरी ऑफ डेप्ट्स यानी कि जो बिहार ने लोन दिया था उस पर कुछ रिकवरी हुई है, बिहार ने उससे कुछ पैसा निकाला है, तो वो जो है 0.16% का जो है कंट्रीब्यूशन करता है। अब तो हमने देख लिया कि कहाँ से पैसा आ रहा है, और अब देख लेते हैं कहाँ को पैसा जा रहा है। सोशल सर्विसेज पे बिहार जो है बहुत पैसा खर्चा करता है, अपना मेजर चंक जो है पैसा वो सोशल सर्विसेज पे दे देता है बिहार, यानी कि 38.89% जो है सोशल सर्विसेज, लाइक कह सकते हैं कि बहुत सारे स्कीम्स पे पैसा देना, जैसे कि कल्याण योजनाएं चलाना और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। उन सब पे 38.89% पैसा जाता है। जनरल सर्विसेज पे 29.95% जाता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे है जनरल सर्विसेज और इस पे जो है 29.95% पैसा जाता है। इकोनॉमिक सर्विसेज पे जाता है 22.68%। इसके अलावा जो रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेप्ट, मान लो कि बिहार ने जो मतलब पैसा लिया है, पब्लिक डेप्ट जो है यहाँ पे देखिए 18.53% जो है, तो अब उसका जो है रीपेमेंट करेगी सरकार, तो 8.303% जो है उस पे जाएगा। लोन एंड एडवांसेस से जो है पैसा जो लोन लिया है सरकार ने, बिहार गवर्नमेंट और एडवांस लिया, उस पर कुछ इंटरेस्ट जाएगा, तो वहाँ पे 0.44% जाएगा। ग्रांट इन एड एंड कंट्रीब्यूशन में 0.01%, जो कि मीएगर है, काफी छोटा अमाउंट है। इस तरीके से पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ को जा रहा है आपको पता चला। नेक्स्ट देखेंगे एग्रीकल्चर, अब सेक्टर वाइज देखेंगे, एग्रीकल्चर फिर इंडस्ट्री फिर सर्विसेज, सेक्टर वाइज इसको देखेंगे, डी कोड करेंगे सेक्टर वाइज। सो बिहार एक प्लेन स्टेट है। प्लेन स्टेट का मतलब यह है कि बिहार में खेती होती है अच्छी खासी, ठीक है। बिहार एक प्लेन स्टेट है। प्लेन स्टेट वैसा स्टेट होता है जहाँ पे नदियां जो है प्लेन बनाती हैं। इंडो गैंगेटिक प्लेन का ही ये पार्ट है, ईस्टर्न जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है। सो अबाउट 96% जो बिहार का लैंड एरिया है वो प्लेन ही है। 96% के आसपास का बिहार का लैंड एरिया जो है प्लेन है। दिस प्लेन एरिया इज रिच इन एंड ये फर्टाइल एलुवियल सॉइल से रिच है, मतलब कि यहाँ पे जो
मिट्टी है वो नदियों के द्वारा जो है एलुभम ला के डिपोजिट की गई है, तो वो फर्टाइल भी है। एलुभम जो है सॉइल है, एलुवियल सॉइल बोलते हैं। ड्यू टू एलुवियल सॉइल, अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन, जियोग्राफिकल सुटेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, बिहार इज अ एग्रीकल्चरल स्टेट। ठीक है, बिहार में 96% लैंड एरिया जो है प्लेन है और लोग भी जो है ज़्यादातर यहाँ पे खेती ही करते हैं। इरिगेशन की फैसिलिटी है और प्राइमरी एक्टिविटी खूब होती है, तो बिहार जो है एग्रीकल्चरल स्टेट है। ज्योग्राफिकली सुटेबल है हर तरीके से, लेबर भी काफ़ी चीप यहाँ पे मिल जाते खेती करने वाले। सो अकॉर्डिंग टू बिहार बजट 2024-25 की बात करें, अबाउट 76% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ बिहार इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर वर्क। तो आप ये भी फिगर ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ये फिगर इंपॉर्टेंट है। बिहार की 100% आबादी का 1/3 कह सकते हैं, 1/3 से भी थोड़ा सा ज़्यादा, 1% ज़्यादा, 76% लोग जो है बिहार के वो एग्रीकल्चर वर्क पे डिपेंडेंट है अपने सबसिस्टेंस के लिए, जीने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए 76% जो है उस पर डिपेंडेंट है। लैंड यूज पैटर्न देखेंगे टोटल ज्योग्राफिकल एरिया में, तो नेट सोन एरिया मतलब जहाँ पे खेती हुई है, नेट सोन एरिया जो है वो बिहार का टोटल जो एरिया है उसका 54.2% जो है एरिया नेट सोन है, उस पर खेती हुई है। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, लगभग बिहार का 23.3% जो लैंड एरिया है वो अवेलेबल नहीं है खेती के लिए। बहुत सारा ऐसा एरिया जैसे फॉरेस्ट हो, इस तरीके की इसमें आ जाता है। फिर आता है फॉरेस्ट हो, घर लोगों का बना है, तमाम चीज। फालो लैंड, फालो लैंड ऐसा लैंड होता है जिसपे कुछ समय से जो है परती पड़ गया, परती टाइप का जिसको बोलते हैं ना, वो फालो लैंड जो है यहाँ पे 12.6% है। कल्चरेबल वेस्ट एरिया, मतलब अब क्या है, इस एरिया को जो है कल्चर किया जा सकता है, एग्रीकल्चरेबल है, बट वेस्ट एरिया में पड़ा है, अभी उसमें नहीं हो रही है। वैसे जो एरिया है 0.5% है। फॉरेस्ट जो है 6.6% है। अच्छा, यहाँ पे मैंने बताया था कि फॉरेस्ट नहीं, फॉरेस्ट इसमें शामिल नहीं हुआ, फॉरेस्ट का अलग से कैटेगरी है। अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फालो लैंड, ये 22.9% है। तो इस तरीके से डिवीजन है, आपको नेट सोन एरिया थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो वो 54.2% है। तो अभी भी इसमें स्कोप है कि इसको बढ़ाया जा सकता है, आधा ही तो है। नेक्स्ट कहता है कि एग्रीकल्चर इंटेंसिटी इन द टोटल लैंड एरिया ऑफ बिहार, एग्रीकल्चर की जो इंटेंसिटी है टोटल लैंड एरिया बिहार में, उसको देख लेंगे। एग्रीकल्चर की इंटेंसिटी, तो भारत में इंटेंस एग्रीकल्चर होता है, बिहार में तो और इंटेंस एग्रीकल्चर होता है। ठीक है, तो ग्रॉस जो क्रॉप्ड एरिया है, ग्रॉस जो क्रॉप्ड एरिया बिहार में है 73.28 लाख हेक्टेयर। नेट सोन एरिया जो है ये है 50.70 लाख हेक्टेयर। नेट सोन एरिया जो है 50.7 लाख हेक्टेयर है। ग्रॉस इरिगेटेड एरिया, ग्रॉस इरिगेटेड एरिया कितना है बिहार में, वो है 55.98 लाख हेक्टेयर। ग्रॉस इरिगेटेड एरिया कितना है बिहार में, 55.98 लाख हेक्टेयर। क्रॉप इंटेंसिटी जो है, मतलब कि जहाँ पे एक बंदे की जरूरत है वहां पे लगभग 1.5 बंदे जो है काम कर रहे हैं। क्रॉपिंग इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है। वो सॉरी, मैंने लेबर इंटेंसिटी बता दी है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी में क्या होता है कि मान लो कि आपका लैंड है, ठीक है, वहां पे आप मतलब एक सीजन में 1.5 गुना जो है आप क्रॉपिंग कर दिए, मतलब एक क्रॉप हटाए तुरंत दूसरा क्रॉप लगा के दूसरा भी उगा लिए, तो इस तरीके से क्रॉप इंटेंसिटी बनती है, जहाँ पे ज्यादा खेती हो, कहने का मतलब है लैंड उतना ही है, खेती ज्यादा कर रहे हो आप, ठीक है, तो क्रॉप इंटेंसिटी में आ जाएगा। अब आता है, देखिए अगला पॉइंट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 की देखें, जो कि इन द ईयर 2022-23 में आया है, तो 22-23 का है इनफैक्ट। द मोस्ट कल्टिवेटेड क्रॉप इन बिहार इज राइस। सबसे ज्यादा कल्टीवेशन किसका हुआ है, सबसे ज्यादा कल्टीवेशन हुआ है बिहार में, वो हुआ है राइस का, ठीक है। सेकेंड नंबर पे हुआ है वीट का। अब वही मेजर स्टेपल फूड ही है बिहार का, हम जानते हैं कि राइस मेजर स्टेपल फूड है, तो सबसे ज्यादा खेती किसका होगा, राइस का ही तो होगा। तो ये है 7,872.9 थाउजेंड जो है टन्स की खेती हुई है। और फिर सेकेंड नंबर पे आ जाता है वीट, जहाँ ये फिगर है 6600,000 टन्स। थर्ड मेजर क्रॉप जो है मेज है। मेज की खेती कितनी हुई है, 4829,000 टन्स की जो है मेज की खेती हुई है। द टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो अगर बिहार की बात करें, टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन अगर बिहार की बात करें, तो ये इंक्रीज हुआ है बाई 4.8%। पिछला जो फिगर था उससे जो है 4.8% ज़्यादा ही हमने फूड उगाया है, तो इंटेंसिटी हमारी बढ़ रही है। फूड ग्रेन जो है प्रोडक्शन, फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है
फ्रॉम 179.5 लाख टन से, जो कि 2020-21 का डेटा है। अब ये बढ़ के हो गया है 22-23 का डेटा के हिसाब से, जो कि इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 में लाया गया था। इसके हिसाब से ये फिगर जो है बढ़ गया है, 197.4 लाख टन हो गया है। मेजर क्रॉप्स का जो है अब प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट वाइज, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज बता दूं, यहाँ पे प्रोडक्शन अलग होता है, प्रोडक्टिविटी अलग होता है। प्रोडक्शन है कि एग्जैक्ट कितना हो गया, प्रोडक्टिविटी है कि पर हेक्टेयर आपका कितना हो रहा है, पर हेक्टेयर मतलब एक लिमिटेड एरिया में कितना हो रहा है, वो कंपेरेटिव तौर से कि मतलब कितना उपजाऊ है दिखा सकता है, किस तरीके का जो है प्रोडक्शन है वो दिखा सकता है। सो राइस जो है सबसे ज़्यादा हुआ है, जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन डिस्ट्रिक्ट है वो रोहतास है, और यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी भी रोहतास ही है। रोहतास सबसे ज़्यादा उगाया है ओवरऑल क्वांटिटी में, और प्रोडक्टिविटी मतलब यहाँ पे 1 हेक्टेयर में रोहतास में राइस का जो प्रोडक्शन है वो 4717 केजी हो जाता है 1 हेक्टेयर लैंड में। मधुबनी में सबसे कम प्रोडक्टिविटी है, 1 हेक्टेयर लैंड लग जाता है 161 किलो ही उपजाने में, तो काफी कम प्रोडक्टिविटी है मधुबनी में। ठीक है, रोहतास में सबसे ज्यादा है। बहुत सारे फैक्टर्स जो है प्रोडक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं, जैसे इरिगेशन, ठीक है, यूज ऑफ फर्टिलाइजर, लैंड की क्वालिटी, सॉइल की क्वालिटी, ये सब जो है डिसाइडर है। ठीक है, ये सब जो है डिसाइडर है। फिर अगर वीट की बात करें तो वीट का प्रोडक्शन भी अगर कहें तो रोहतास में ही सबसे ज्यादा हुआ है, ओवरऑल क्वांटिटी में सबसे ज्यादा रोहतास में, बट प्रोडक्टिविटी चेंज हो जाती है। प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव जो है खेती वीट की हुई है खगड़िया में, जहाँ पे 1 हेक्टेयर में 3960 केजी वीट उगा लिया गया है। जमुई में सबसे कम है प्रोडक्टिविटी, पर फिर भी ठीक है, मधुबनी जैसा तो नहीं है कि सीधा 161 ही, तो जमुई में सबसे कम है प्रोडक्टिविटी, जो कि 1980 केजी पर हेक्टेयर है। मेज की खेती सबसे ज्यादा अररिया में हुई है, सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन यहीं पे हुआ है अररिया में, यह है 9872 केजी पर हेक्टेयर। और पल्स की कहें तो पल्स में पटना ही आगे रहता है। ठीक है, पटना में सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है, बट प्रोडक्टिविटी चेंज है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी जो है, प्रोडक्टिविटी में अररिया मेज में दोनों था, लेकिन यहाँ पे पल्स में देखेंगे तो पल्स में बेगूसराय प्रोडक्टिविटी में टॉप पे है। बेगूसराय प्रोडक्टिविटी में टॉप पे है, यहाँ पे 1324 केजी पर हेक्टेयर जो है यहाँ पे उगाया जाता है पल्स बेगूसराय। अब हम देख लेंगे थोड़ा सा फिगर से क्रॉप एरिया इन बिहार। क्रॉप एरिया 2022-23 का फिगर है। क्रॉप एरिया देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको देखिए ये पूरा जो है ये पाई चार्ट से समझाया गया। ये पाई चार्ट देखिए, पूरा पाई चार्ट है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सीरियल होता है बिहार में। सबसे ज्यादा क्या उपजाया गया है? सीरियल। सीरियल जो है बिहार में 87.9% उगाया गया है। ठीक है, बिहार का जो सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि क्या उगाया जाता है तो सीरियल। सीरियल में राइस, वीट यही सब आता है। राइस, वीट, ठीक है, ये अनाज है, सीरियल्स बोलते हैं। फिर दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जो है वो पल्सेस, दालें उगाई जाती हैं बिहार में, जो कि 6.4% है। और तीसरे नंबर पे फिर देखेंगे तो 3.1% के साथ गन्ना यानी कि शुगर केन आता है। फिर चौथे पे आता है ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स पे आपको तीसी वीसी ये सब आ जाता है। ठीक है, तीसी, सरसों, ये सब। फिर आता है आपका फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स जैसे जूट वगैरह हो गया, जूट है एक फाइबर क्रॉप है, तो ये 0.9% उगाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है क्रॉप एरिया का, जो है क्रॉप एरिया का है ये। ठीक है, मतलब बिहार के टोटल क्रॉपिंग एरिया में 87.9% में खेती किस चीज की होती है? धान, गेहूं टाइप की। फिर लगभग एरिया का 6.4% किसकी खेती होती है? पल्सेस की। ओके, अब देख लेते हैं कि मेजर वेजिटेबल्स एंड टॉप प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट। बिहार में वेजिटेबल अच्छा खासा उगाया जाता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल वगैरह के बाद अगर देखें तो बिहार जो है अच्छा खासा जो है एग्रीकल्चर की खेती कर लेता है। आप अभी भी जाओगे बिहार में देखोगे तो आपको दिखेगा घेवड़ा, लौका ये सब लोग उगाते होते हैं। आलू की भी खेती करते हैं लोग, खूब ही कर लेते हैं। तो मेजर वेजिटेबल्स टॉप प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो पोटैटो सबसे ज्यादा जो है पटना में उगाया जाता है। पोटैटो की खेती सबसे ज्यादा पटना में हुई है। अभी लेटेस्ट फिगर है ये, 10.75 लाख टन की ये खेती हुई है। अनियन की बात करें, प्याज की, तो नालंदा इसमें टॉप पे है 2.45 लाख टन की। एग प्लांट की बात करें, एग प्लांट जो है नालंदा इसमें भी टॉप पे है 1.41 लाख टन। कॉलीफ्लावर जिसे हम क्या कहते हैं? बंद गोभी, पत्ता गोभी और बंद गोभी होता है ना, तो बंद गोभी जो है वैशाली में सबसे ज्यादा उगाई गई है 1.80 लाख टन। पोटैटो पटना में।
पी से पोटैटो, पी से पटना, ओनियन और एग प्लांट नालंदा, कॉलीफ्लावर वैशाली। अच्छा, कुछ और फिगर्स देख लेंगे जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। सो द डिस्ट्रिक्ट्स विथ हाईएस्ट नेट सोन एरिया, जहाँ पे बक्सर भोजपुर का टोटल जो नेट सोन एरिया है वो 80% है। बक्सर भोजपुर दोनों 80% है। और जहाँ पे हाईएस्ट क्रॉप डेंसिटी है वो जहानाबाद है। 1.93। सीवहर है दूसरे नंबर पे 1.90। वेस्ट चंपारण वाज द डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट शुगर केन प्रोडक्शन। सबसे ज्यादा, ये पूछ सकता है, बहुत ही कॉमन सवाल ये हो सकता है कि सबसे ज्यादा जो है शुगर का प्रोडक्शन बिहार के किस जिले में हुआ है। तो बिहार का सबसे बड़ा जिला भी है वेस्ट चंपारण एरिया वाइज, और यहाँ पे सबसे ज्यादा शुगर केन का प्रोडक्शन हुआ है। 64.54% जो है बिहार का टोटल शुगर केन का प्रोडक्शन, 100% का, आउट ऑफ 100% कह सकते हैं कि 64.54% जो है बिहार ने ही प्रोड्यूस कर दिया है वेस्ट चंपारण ने। बिहार में प्रोड्यूस कर दिया है वेस्ट चंपारण ने। बिहार इज फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री इन मखाना प्रोडक्शन। मखाना खूब होता है बिहार में, पहला स्टेट है बिहार का जो है कि टॉप पे भी है मखाना में। कंट्री के टोटल मखाना का प्रोडक्शन जो होता है उसमें कह सकते हैं कि 90% 90% जो है सिर्फ और सिर्फ बिहार से हो जाता है। 90% जो है सिर्फ और सिर्फ बिहार से हो जाता है। अगर और हम डीप में जाए तो अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे अगर देखें, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 का फिगर है, ऑर्गेनिक बेल्ट जो है दे आर बीइंग डेवलप्ड बाय बिहार गवर्नमेंट इन 13 डिस्ट्रिक्ट। अब ये जो ऑर्गेनिक बेल्ट वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसमें क्या है कि जैसे ये बिहार का ये मैप समझ लो, ये मैप है बिहार का, ठीक है, ये गंगा नदी बह रही है। तो इसके साउथ में कह सकते हैं या फिर दोनों साइड 5-5 किलोमीटर तक के एरिया में जो है एक बेल्ट तैयार किया जा रहा है, दोनों तरफ 5-5 किलोमीटर। ये जो है ये जो भी डिस्ट्रिक्ट गंगा नदी के नॉर्थ साउथ में 5-5 किलोमीटर का ये जो है ये ऑर्गेनिक बेल्ट बनाया जा रहा है, जहाँ पे ऑर्गेनिक खेती की जा रही है। तो इसमें 13 डिस्ट्रिक्ट शामिल है। सबसे पहले तो यही पूछ लेगा कितने डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल है। तो इसमें जो है दोस्तों 13 डिस्ट्रिक्ट है। पटना है, नालंदा है, बक्सर है, भोजपुर है। पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली भी है इसमें, समस्तीपुर है, बेगूसराय है, भागलपुर है, मुंगेर है, लखीसराय है, कटिहार है और खगड़िया है। टोटल 13 जिले हैं। पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, कटिहार और खगड़िया है। अगर हम दोस्तों बात करें हाईएस्ट कंजम्पशन ऑफ फर्टिलाइजर्स की, सबसे ज्यादा कहाँ पे किस जिले में फर्टिलाइजर का कंजम्पशन होता है, 2022-23 का फिगर है, तो ये है पूर्णिया जिला। पूर्णिया जिला में सबसे ज्यादा जो फर्टिलाइजर यूज होता है। द मोस्ट कंज्यूम्ड केमिकल फर्टिलाइजर जो है बिहार में ओवरऑल वो यूरिया है। सबसे ज्यादा बिहार में एनपीके में, जिसमें कह सकते हैं नाइट्रोजन, तो सबसे ज्यादा यूरिया यूज किया जाता है। ठीक है, यूरिया जो है 62.5% जो है बिहार में यूरिया यूज किया जाता है। अगर हम देखेंगे मेजर फ्रूट्स एंड देयर मेजर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट के बारे में, ठीक है, मेजर फ्रूट्स एंड देयर मेजर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट के बारे में देखेंगे तो 3 डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे सबसे ज्यादा बनाना होता है। बनाना का तो पूरा बेल्ट ही वही है, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, वैशाली वाला। तो मधुबनी नंबर 1 पे है, मधुबनी नंबर 1 पे बनाना में, नंबर 2 पे वैशाली है, नंबर 3 पे है मुजफ्फरपुर। इन तीनों जिलों में सबसे ज्यादा जो है बनाना होता है। नंबर 1 पे मधुबनी है, नंबर 2 पे वैशाली है, नंबर 3 पे है मुजफ्फरपुर। डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम गुआवा, अमरूद, अमरूद भी अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है बिहार में। नंबर 1 पे नालंदा है, नंबर 2 पे मुजफ्फरपुर है, नंबर 3 पे रोहतास है। द डिस्ट्रिक्ट्स विथ मैक्सिमम गुआवा प्रोडक्शन, नंबर 1 पे नालंदा है, नंबर 2 पे मुजफ्फरपुर है, नंबर 3 पे रोहतास है। 3 डिस्ट्रिक्ट्स विथ मैक्सिमम लीची प्रोडक्शन, नंबर 1 पे मुजफ्फरपुर, नंबर 2 में ईस्ट चंपारण, नंबर 3 में है वैशाली। ठीक है, 3 डिस्ट्रिक्ट्स विथ मैक्सिमम लीची प्रोडक्शन अगर देखेंगे तो नंबर 1 पे मुजफ्फरपुर है, नंबर 2 में है ईस्ट चंपारण, नंबर 3 में है वैशाली। अगला देख लेंगे कि 3 डिस्ट्रिक्ट्स विद द मैक्सिमम मैंगो प्रोडक्शन, नंबर 1 पे दरभंगा है, नंबर 2 पे ईस्ट चंपारण है, नंबर 3 पे वैशाली है। ठीक है, वैशाली है। तो ये थोड़ा सा फिगर ना आपको ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि इन जनरल यही रहते हैं। आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा बनाना कहाँ उगाया जाता है, तो मधुबनी सीधा, नंबर 2 पे वैशाली, मुजफ्फरपुर 3 पे। फिर वही पूछ ले कि गुआभा का बता दो भाई, तो नालंदा नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे मुजफ्फरपुर है, नंबर 3 में रोहतास है। 3 डिस्ट्रिक्ट मैक्सिमम लीची प्रोडक्शन, नंबर 1 पे मुजफ्फरपुर, नंबर 2 पे ईस्ट चंपारण, नंबर 3 में वैशाली। 3 डिस्ट्रिक्ट मैक्सिमम मैंगो प्रोडक्शन, दरभंगा, ईस्ट चंपारण एंड वैशाली। तो इस तरीके से थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, अब हम देख लेंगे कि सिंस 2022 के साल से
सिंस द ईयर 2012, ठीक है 22 नहीं, सिंस द ईयर 2012 टिल नाउ बिहार हैज रिसीव्ड कृषि कर्मन अवार्ड 5 बार मिला है। ठीक है, अब ये देखो अभी तक जो है 14 कह सकते 12 सालों में 5 बार बिहार को ही कृषि कर्मन अवार्ड दिया गया है। तो बिहार कुछ तो अच्छा कर रहा है भाई, क्योंकि स्टेट्स की संख्या तो खूब है ना, 30 के आसपास। ठीक है, तो इसमें जो है 5 बार ले लेना। एक बार इसको मिला था 11-12 में, फिर 12-13 में। ठीक है, पहली बार मिला था राइस के लिए, दूसरी बार वीट के लिए मिला था, 15-16 में मेज के लिए मिला था, 16-17 में इसको मिला मेज के लिए अगेन, और 17-18 में इसको वीट के लिए मिला। तो 5 बार इसको है 2012 से अभी तक 5 बार कृषि कर्मन अवार्ड मिल चुका है। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन बिहार, बिहार में डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर इन बिहार 4 एग्रीकल्चर रोड मैप्स अभी तक आ चुके हैं, प्रिपेयर हो चुके हैं, इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया है। लेटेस्ट वाला जो है अभी हम देखेंगे, ये जो है 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक का है, 5 साल के लिए। तो फर्स्ट एग्रीकल्चर रोड मैप देखो, ये ईयर्स ना इनके याद रखेंगे, ईयर्स इनके याद रखेंगे। फर्स्ट एग्रीकल्चर, अब 2008 से स्टार्टिंग मान लोगे तो आपको आसानी होगी। 8 से 8, 9, 10, 11, 12 कितना साल हुआ? 1, 2, 3, 4, 5। तो 8 से 12, फिर 12 से ही स्टार्ट हो गया, 12 से 17 दूसरा वाला एग्रीकल्चर रोड मैप। ठीक है, फिर चला 17 से 22 चला। ठीक है, अब यहाँ पे कहोगे कि सर 12, 5, 17 यहाँ तो एक्सटेंशन मिला होगा। ठीक है, जैसे भी है। थर्ड जो है एग्रीकल्चर रोड मैप को 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया था 2023 तक, और जो अभी लेटेस्ट चल रहा है इसका तो बिल्कुल ही ये जो है डेटा, ये वाला जो कब से कब तक वाला, ये पूछ लेगा, बिल्कुल पूछ सकता है। किसी एग्जाम में जाओगे पूछ लेगा तो आपको तरस आएगा कि सर कहीं देखा था लेकिन याद नहीं आ रहा, तो बिल्कुल याद कर लो, 1 बार 2 बार 3 बार देख लो। तो फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप जो है 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक का पीरियड इसमें है। दिस रोड मैप वॉज लॉन्च्ड ऑन 18 अक्टूबर 2023, 18 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया गया, बट पीरियड इसका 1 अप्रैल से चल रहा है ऑलरेडी। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया, तो ये भी फिगर पूछ सकता है, डेट पूछ सकता है आपसे, किसने लॉन्च किया ये भी पूछ सकता है, द्रौपदी मुर्मू मैम ने किया। इन दिस रोड मैप स्पेशल इम्फेसिस हैज बीन लेड ऑन क्लाइमेट फ्रेंडली एग्रीकल्चर। किस चीज पे स्पेशल इम्फेसिस दिया गया है, कहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है? तो क्लाइमेट फ्रेंडली एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया गया है। क्लाइमेट फ्रेंडली एग्रीकल्चर मतलब कि जिस क्लाइमेट में जो सुटेबल है वही क्रॉप उगाओ। ठीक है, वही क्रॉप उगाओ। अब आपका क्लाइमेट कहता है कि भाई धान उगाना चाहिए, तो वहां आप उगाने चल दिए कोई दूसरा क्रॉप, तो वो ठीक नहीं है। चाहे जहाँ पे जिस तरीके का क्लाइमेट है। एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन भी किया जाएगा इसके तहत। 12 डिपार्टमेंट जो है बिहार में दे हैव बीन इंक्लूडेड इन दिस रोड मैप। 12 डिपार्टमेंट कौन कौन से? फूड क्रॉप जो है, टाइप्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन बिहार देखेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन बिहार। सबसे पहले रबी क्रॉप देखेंगे। तो देखो 3 तरीके के जो है सीजन होते हैं क्रॉपिंग के हिसाब से। रबी क्रॉप होता है, खरीफ क्रॉप होता है, जायद। इनका सीजन होता है। ठीक है, सीजन होता है हार्वेस्टिंग का और इसका जो है सोइंग का। ठीक है, तो रबी क्रॉप जो है बिहार में कब सो किया जाता है, मतलब कब इसको बुआई जिसे कहते हैं, सोइंग। सो इट इज सोन इन अक्टूबर नवंबर। रबी क्रॉप यानी कि वीट एक अच्छा एग्जांपल है। वीट है, ग्राम है, मस्टर्ड है, पीज है, पोटैटो है, बार्ली है, ये सब मेन इसके एग्जांपल्स है। तो इनको लगाया जाता है कब? इनको लगाया जाता है अक्टूबर नवंबर में, और इनको काट लिया जाता है कब? मार्च अप्रैल में। ठीक है, इनको उगाया कब जाता है, लगाया कब जाता है? अक्टूबर नवंबर में, और काटा कब जाता है? मार्च अप्रैल में। तो सोइंग इसका होता है अक्टूबर नवंबर में, हार्वेस्टिंग होता है मार्च अप्रैल में। वीट जैसा कि बताया, ग्राम, मस्टर्ड, पीज, पोटैटोज, बार्ली इसके मेन एग्जांपल हैं। दूसरे नंबर पे आता है खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप जो है दोस्तों, ये धान समझ लो, धान, शुगर केन, ये सब खरीफ में आते हैं। तो इनकी जो सोइंग सीजन होती है वो जून जुलाई में होती है मोस्टली, और हार्वेस्ट कर लिया जाता है, यानी कि इनको काट लिया जाता है नवंबर दिसंबर में। बोया कब जाता है? जून जुलाई में। हार्वेस्ट कब किया जाता है? काटा कब जाता है? नवंबर दिसंबर में। इसका अच्छा एग्जाम्पल क्या है? पैडी। धान अच्छा एग्जाम्पल है, शुगर केन अच्छा एग्जाम्पल है, सोरघुम अच्छा एग्जाम्पल है, मिलेट, मैज, पिजन पी, दे आर द मेन एग्जाम्पल्स। ठीक है, पैडी, शुगर केन, सोरघुम, मिलेट, मेज, पिजन पी इसके मेन एग्जाम्पल्स है। जायद क्रॉप की बात करें, जायद क्रॉप की,
जायद क्रॉप जो है खरीफ और रबी क्रॉप के बीच में आता है जायद क्रॉप। सो दीज आर द क्रॉप्स ग्रोन इन द 2/3 मंथ बिटवीन, 2 से 3 महीने में हो जाता है रबी एंड खरीफ क्रॉप का बीच का जो टाइम है ये मेनली जो है अप्रैल मई में लगाया जाता है और जून जुलाई में काट लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें मेज है, जूट है, मरुआ है, मड़ुआ जिसे कहते हैं, मड़ुआ का रोटी खाए होंगे आप, वाटरमेलन है, कुकम्बर है, ग्रीन ग्राम है, काउपी है, लीफी वेजिटेबल्स है, ये सब लगाए जाते हैं जायद क्रॉप में। अब हम देख लेंगे वेरियस प्रोडक्ट्स ऑफ बिहार जिनको जीआई टैग मिला है बाई जून 2024 तक। अब इसके आगे का फिगर अगर दे दे तो इसमें नहीं होगा। अभी तक देख सकते हैं सबसे जो है अभी तक 7 यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, नंबर 1 मधुबनी पेंटिंग, मिथिला की ये जीआई टैग है, मिथिला से रिलेटेड है। सिक्की ग्रास क्राफ्ट, ये पूछ सकता है कहाँ पे उगाया जाता है, तो नॉर्थ बिहार में इसको जीआई टैग मिल गया है। सुजनी एम्ब्रॉयडरी मुजफ्फरपुर की है, ये एक हाथ से कलाकारी की जाती है। सिल्क जो है भागलपुर, ये सब हैंडीक्राफ्ट है। ठीक है, ये सब हैंडीक्राफ्ट है। इसके नीचे और भी आएगा। ठीक है, इसके नीचे अभी तो जरदालू, मैंगो, कतरनी, राइस, बहुत सारी चीजें आएंगी। ठीक है, तो मंजूसा आर्ट ये भी जो है हैंडीक्राफ्ट है, ये भागलपुर से रिलेटेड है। अपलीक वर्क, ये भी जो है भागलपुर। सिल्क, मंजूसा आर्ट, अपलीक वर्क। सिलाव खाजा, ये स्वीट स्टफ है। सिलाव खाजा जो है, खाजा जिसे कहते हैं, बिहार में खूब होता है, खूब इसको जो है बनाया जाता है, नालंदा से रिलेटेड है। इसके अलावा अब आ जाएंगे एग्रीकल्चर में देखो जरदालू मैंगो है, भागलपुर का है। कतरनी राइस भागलपुर का है। मगही पान औरंगाबाद, नवादा, पटना में ये काफी फेमस है। शाही लीची, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है, मुजफ्फरपुर का। मिथिला मखाना दरभंगा और मधुबनी जिले से रिलेटेड है। मरचा धान, मरचा राइस जिसको कहते हैं, मरचा चूड़ा भी कहा जाता है, ये वेस्ट चंपारण का 2023 मिला, लेटेस्ट यही है। अब एग्रीकल्चर में ही अगर हम देखें इरिगेशन से रिलेटेड, एग्रीकल्चर में ही हम देखेंगे इरिगेशन से रिलेटेड, तो बिहार में इरिगेशन होता है, ठीक ठाक होता है। पॉन्ड जो है, पॉन्ड वेल्स वगैरह से खूब जो है इरिगेशन होता है। थोड़ा सा देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्यूबवेल से इरिगेशन होता है। ठीक है, ट्यूबवेल से 63.1%। ठीक है, कैनल से जो है दूसरे नंबर पे आता है, 31% के आसपास जो है। नहरों से सिंचाई होती है। एरिया यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्यूबवेल का एरिया कितना है, 31,000 हेक्टेयर। कैनल्स का एरिया कितना है, 1735,000 हेक्टेयर्स। पॉन्ड से भी यहाँ पे सिंचाई होती है, कम होती है, पॉन्ड से 2.2% ही होती है, यानी कि 121,000 हेक्टेयर्स। अदर सोर्स हो सकते हैं, वो 209,000 हेक्टेयर, यानी कि 3.7%। सो द मेन मीन जो है इरिगेशन का बिहार में वो कैनल ट्यूबवेल है, मेनली तो ट्यूबवेल ही है। इसके अलावा पाइन है, पॉन्ड है, वेल है, कुएं जो होते हैं। ट्यूबवेल वही मतलब आप जो है पंपिंग करते हो, जिसको पंपिंग सेट से किया जाता है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 का देखें तो इरिगेटेड एरिया इन बिहार हैज इंक्रीज्ड टू 55.98 लाख हेक्टेयर्स। ठीक है, अच्छा खासा इंक्रीज इसमें देखा गया है 2021-22 में। मोस्ट इरिगेशन जो है बिहार में ट्यूबवेल से होता है, ट्यूबवेल से। ये पूछ सकता है आपसे सवाल कि सबसे ज्यादा इरिगेशन बिहार में कैसे होता है, तो ट्यूबवेल से होता है। तो मोस्ट इरिगेटेड एरिया रोहतास में, इसीलिए आप देखोगे तो इसमें जो है धान में भी टॉप पे है, राइस में भी टॉप पे है और वीट में भी टॉप पे है, प्रोडक्शन में एटलीस्ट। ठीक है, सो सबसे ज्यादा जो है इरिगेटेड एरिया यहीं पे रोहतास में 4.32 लाख हेक्टेयर का एरिया जो है इरिगेटेड है। द लीस्ट इरिगेटेड एरिया इज शिवहर लीस्ट इरिगेटेड है। यहाँ पे इरिगेशन जो है मात्र 0.25 लाख हेक्टेयर ही है, तो लीस्ट इरिगेटेड है शिवहर। अब हम देख लेंगे डिस्ट्रिक्ट्स विथ हाईएस्ट इरिगेटेड बाय ट्यूबवेल। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स देखेंगे जिनका सबसे ज्यादा जो ट्यूबवेल से इरिगेशन होता है, तो इसमें सबसे ज्यादा जो है देख सकते हैं समस्तीपुर है 2.4 लाख हेक्टेयर्स, सीतामढ़ी है फिर दूसरे नंबर पे 1.92 लाख हेक्टेयर, फिर तीसरे नंबर पे नालंदा है। समस्तीपुर, सीतामढ़ी, नालंदा, 3 जो है ट्यूबवेल से सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे सिंचाई होती है। नहरों से सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ पे होती है, रोहतास में, सोन कैनाल इधर से तो होके निकलता है। वेस्ट चंपारण है दूसरे नंबर पे, यहाँ पे भी त्रिवेणी कैनाल और तमाम ऐसे कैनाल है। फिर आता है औरंगाबाद। ठीक है, तो ये 3 जो है कैनल सिस्टम से सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे इरिगेशन होता है कैनल सिस्टम से, रोहतास है, वेस्ट चंपारण है, औरंगाबाद है। ठीक है, 3 जिले जहाँ पे सबसे ज्यादा जो है कैनल से जो है इरिगेशन किया जाता है। 3 जिले जहाँ पे सबसे ज्यादा कैनल से इरिगेशन किया जाता है, रोहतास आ जाता है उसमें, वेस्ट चंपारण आ जाता है, औरंगाबाद आ जाता है। द डिस्ट्रिक्ट्स विथ हाईएस्ट इरिगेटेड बाय द पॉन्ड से, पॉन्ड कहते हैं ना तालाब जैसा होता है, जो पॉन्ड हो जाता है आपके, पोखर ओखर जो होते हैं पॉन्ड, वो पॉन्ड।
तो सबसे ज्यादा जो पौंड से इरिगेशन होता है वो होता है दरभंगा में। आगे आएंगे, देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री बिहार में। ठीक है, अभी तक हमने क्रॉपिंग वगैरह देखा, अब थोड़ा सा एनिमल हस्बेंड्री भी बिहार में देख लेते हैं। तो बिहार में बीइंग एन एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है, एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है। एनिमल हस्बेंड्री जो है यहाँ पे मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम भी है। यहाँ पे पशुपालन खूब होता है, मुर्गा पालन तो आजकल महक गया है। सो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 का देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ लाइफ स्टॉक जो है बिहार में वो 2019 में था कितना, 365.4 लाख। ठीक है, ये 2019 का डेटा है, बट इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 में बताया गया है कि इतना था। ठीक है सर, उस समय जो है लाइफ स्टॉक की सेंसस हुई थी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है कह सकते हैं सबसे ज़्यादा नहीं, टोटल जो है 2019 में 365.4 लाख जो है इतने पशु हैं बिहार में। प्रोडक्शन देखेंगे सेक्टर वाइज तो मिल्क प्रोडक्शन जो है देख सकते हैं यहाँ पे 121.19 लाख टन हुआ था 2021-22 में, और 22-23 में ये बढ़ा है, देख सकते हैं 125 कंपैरिजन भी कर सकते हैं आप, 125.03 लाख टन एक का प्रोडक्शन देखिए खूब इंक्रीज हुआ है। 306.66 करोड़ हुआ था 2021-22 में, 2022-23 में ये 327.43 करोड़। और ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि प्रोटीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन के लिए, तो ये और भी बढ़ेगा। अभी बहुत सारे प्लांट लोग लगा रहे हैं, मुर्गा फार्म खोल रहे हैं। सो फिश प्रोडक्शन जो है ये भी बढ़ा है, 7.62 लाख टन हुआ था 2021-22 में, 2022-23 में ये 8.9 लाख टन है। ठीक है, फिश प्रोडक्शन खूब बढ़ रहा है। पीएम मत्स्य संपदा योजना जो है वो हेल्प कर रहा है लोगों को। मीट प्रोडक्शन जो है कह सकते हैं लगभग सिमिलर ही है, 3.92 लाख टन हुआ था 2021-22 में, और ये 22-23 में जो फिगर है वो है 3.96 लाख टन, तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, इसमें ज़्यादा चेंज नहीं है। देखेंगे अगर हम नंबर ऑफ लाइफ स्टॉक्स बिहार में, ये सेंसस हुआ था, जैसा कि लाइफ स्टॉक सेंसस मैंने बताया था कि 2019 में हुआ था। तो सबसे ज़्यादा जो है बोभाइन जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। बोभाइन बोलते हैं दुधारू जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि काऊ हो गया, बुफेलो हो गया, और काऊ है तो बुल तो आएगा ही। तो काऊ एंड बुल की संख्या कितनी है, 154 लाख है। ठीक है, नंबर जो कि टोटल जो पॉपुलेशन है इनका ओवरऑल कह सकते हैं कि लाइफ स्टॉक का उसका 42.1% होता है। सबसे ज़्यादा ये जो है जानवर पाए जाते हैं पूर्णिया में। बुफेलोज का 77.20 लाख है, यानी कि 21.2% है। मधुबनी इसमें टॉप पे है। गोट में सबसे ज़्यादा जो है अररिया है, गोट सबसे ज़्यादा बकरी आपको कहाँ दिखेंगे, अररिया में 128.2 लाख जो है इनका नंबर है, जो कि 35.1% हो जाता है। चिकन एंड डक्स की बात करेंगे तो कटिहार है, कटिहार नंबर 1 है। ठीक है, 165.3 लाख जो है इनका पॉपुलेशन है चिकन और डक्स का। ये तो मरते रहते हैं, नए नए उगते कटते रहते हैं। ठीक है, खैर मिनरल्स की बात करेंगे, मिनरल्स की बिहार में तो दोस्तों हम लोग मिनरल डिस्कस कर रहे थे। मिनरल में सबसे पहले बिहार में देखेंगे कि द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स जो होते हैं वो नेचुरली अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं। द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स फाउंड नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट और अंडरग्राउंड आर कॉल्ड मिनरल्स। दे आर डिवाइडेड इनटू मेटालिक एंड नॉन मेटालिक ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, मेटालिक में क्या लस्चर होता है, फिजिकल में ठीक है हार्ड होता है, इस तरीके से, और भी जो है केमिकल और फिजिकल दोनों जो है प्रॉपर्टीज की वजह से जो है हम इनको दो ग्रुप में बांट सकते हैं, कह सकते हैं कि मेटालिक और नॉन मेटालिक। बिफोर द डिवीजन ऑफ झारखंड फ्रॉम बिहार about 25% of the country's minerals were found in बिहार। ठीक है, झारखंड एक बहुत बड़ा जो है मिनरल का रिसोर्स वाला स्टेट है। बिहार से जब अलग हुआ तो बिहार को काफी लॉस हुआ इससे। दिस आर मेनली फाउंड इन छोटा नगर प्लेटू रीजन, जो कि अब झारखंड में है। आफ्टर द डिवीजन ओनली 2 to 3% जो है मिनरल्स, जो टोटल 100% था जब बिहार और झारखंड साथ में था, उस 100% में से मात्र 2 से 3% जो है अब बिहार के पास बचा है। सो एट प्रेजेंट मिनरल्स आर फाउंड इन द रॉक्स ऑफ धारवाड़। बिंद सीरीज के रॉक में भी मिनरल्स पाए जाते हैं ऑन द साउदर्न बॉर्डर ऑफ बिहार। द मेन मिनरल्स फाउंड इन बिहार आर लाइमस्टोन, इसमें पाइराइट भी है, इसमें माइका है, इसमें मैग्नीज है, इसमें पोर्सेलिन है, इसमें क्वार्ट्ज और बक्साइट भी है। द मेन मिनरल्स
that are found in Bihar are limestone, pyrite, mica, मैग्नीज, पोर्सिलेन, क्वार्ट्ज एंड बॉक्साइट वगैरह जो है इसमें पाया जाता है। मिनरल्स की बात करें तो अब स्पेसिफिकली देखेंगे तो मिनरल्स में सबसे पहले लाइमस्टोन। लाइमस्टोन बिहार में मेनली जो है रोहतास जिले में पाया जाता है। रोहतास के हिल्स में और कैमूर के हिल्स में ये पाया जाता है। फीचर क्या क्या है? इट इज द मेन रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट जो है या फिर कह सकते हैं मेन ये रॉ मटेरियल है सीमेंट इंडस्ट्री का। एक सीमेंट फैक्ट्री जो है यहाँ पे इस्टेब्लिश भी की गई है रोहतास में, डालमिया सीमेंट करके उसका नाम है। इट इज यूजफुल फॉर प्यूरिफिकेशन इन द शुगर इंडस्ट्री ऑल्सो एंड इट इज यूजफुल फॉर द स्टील इंडस्ट्री ऑल्सो। तो लाइमस्टोन के बहुत सारे यूजेस मेनली इन सीमेंट इंडस्ट्री एंड डालमिया सीमेंट फैक्ट्री अब जानते हैं रोहतास में, डालमिया नगर है वहाँ पे। एंड नेक्स्ट आता है पाइराइट। पाइराइट जो है ये भी रोहतास में, रोहतास के अमझौर और बंजारी में सीमेंट भी और पाइराइट भी दोनों। ठीक है। एक चीज और बता दूं कि डोमिनेंट है बिहार इस मामले में, पाइराइट के मामले में बिहार जो है भारत में नंबर 1 पोजीशन पे है और भारत की टोटल जो पाइराइट का प्रोडक्शन है उसका जो है 95% तो बिहार ही कर देता है, 95% तो बिहार ही कर देता है। दिस इज द मेन सोर्स ऑफ सल्फर। पाइराइट जो है मेन सोर्स है सल्फर का एंड इट इज यूज्ड इन द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी इसको यूज करते हैं। ठीक है, पाइराइट को। फिर आता है माइका। माइका आता है दोस्तों, माइका जो है नवादा, गया, जमुई और मुंगेर में मेनली पाया जाता है। एक बेल्ट है, ठीक है, नवादा, गया, जमुई, मुंगेर में ये पाया जाता है। एंड माइका के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और दूं तो दिस इज द हाईएस्ट क्वालिटी जो माइका जो है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट क्वालिटी जो माइका है दोस्तों वो बिहार में ही पाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड का अगर देखोगे हाईएस्ट क्वालिटी वाइज अगर माइका देखोगे तो बिहार में ही पाया जाता है। माइका इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। माइका जो है दोस्तों बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, सो इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में ये यूज होता है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज होता है। माइका जो एक बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, सो इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में इसको यूज करते हैं। फिर आता है दोस्तों क्या आता है? पोर्सिलेन। पोर्सिलेन जो है भागलपुर, बांका और मुंगेर में पाया जाता है। ठीक है, पोर्सिलेन जो है ये भागलपुर, बांका, मुंगेर में पाया जाता है एंड इट इज यूज्ड इन मेकिंग यूटेंसिल्स एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डिवाइसेस। ठीक है, पोर्सिलेन जो है भागलपुर, बांका, मुंगेर में पाया जाता है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग यूटेंसिल्स एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डिवाइसेस। माइका जो है दोस्तों इट इज अगेन ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। माइका इज अगेन ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में इसको यूज करता है। क्वार्टजाइट की बात करें अगर क्वार्टजाइट की, तो क्वार्टजाइट भी इंपॉर्टेंट एक कह सकते हैं कि मिनरल है, बिहार में पाया जाता है, नवादा, गया, जमुई, मुंगेर में। इट इज यूज मेनली इन बिल्डिंग मटेरियल में, बिल्डिंग मटेरियल में क्वार्टजाइट को यूज किया जाता है। बॉक्साइट की बात करेंगे तो बॉक्साइट जो है मुंगेर में खड़गपुर हिल्स में पाया जाता है। ठीक है, बॉक्साइट जो है मुंगेर में खड़गपुर हिल्स में पाया जाता है। बॉक्साइट जो है इट इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है ये एक्सटेंसिवली जो है यूज किया जाता है। एल्यूमिनियम से आप बहुत सारी चीजें देखो, एल्यूमिनियम का वायर होता है, एल्यूमिनियम से जहाज तक बनता है, बहुत सारी चीजों में यूज होता है, स्ट्रॉन्ग भी रहता है काफी। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का बहुत बड़ा रिजर्व जो है जमुई में देखने को मिलता है। अभी रिसेंट जो है अभी देखा काफी ज्यादा जो है यहाँ पे रिजर्व है। इसके अलावा मुंगेर, वेस्ट चंपारण में भी है। और जमुई में भी बात करें तो करमिटिया जो जगह है यहाँ पे काफी बड़ा रिजर्व है। गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल और भारत में बहुत ज्यादा डिमांड है गोल्ड का। हम जानते हैं कि हर बंदा जो है गहना, हर औरत जो है गहना चाहती है गोल्ड का। ह्यूज रिजर्व ऑफ गोल्ड हैव बीन फाउंड डिस्कवर्ड इन जमुई विच इज इन बिहार। फिर आता है दोस्तों सॉल्ट पीटर। सॉल्ट पीटर जो है बारूद, बम बनाने में, एक्सप्लोसिव बनाने में काफी ज्यादा यूज होता है। सॉल्ट पीटर जो है बहुत इसका रिजर्व है बिहार में, सारण में, मुजफ्फरपुर में, बेगूसराय में, ईस्ट चंपारण में। ठीक है, सारण में, मुजफ्फरपुर में, बेगूसराय में, ईस्ट चंपारण में इसका रिजर्व है। सॉल्ट पीटर जो है दोस्तों कह सकते हैं कि इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, ये किस फॉर्म में पाया जाता है? इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम नाइट्रेट। इट इज यूज्ड इन मेकिंग एक्सप्लोसिव्स, जो कि गन पाउडर कह सकते हैं, एंड इन फायर क्रैकर, ग्लास इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री में भी इसको यूज किया जाता है। क्वार्ट्ज की बात करेंगे दोस्तों, क्वार्ट्ज की, तो क्वार्ट्ज भी जो है काफी ज्यादा बिहार में पाया जाता है। जमुई
नवादा, गया वगैरह में क्वार्ट्ज पाया जाता है। गला जो है बिल्कुल जवाब दे रहा है। सो एनीवे, जमुई, नवादा, गया में पाया जाता है। इट इज यूज्ड इन ग्लास इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। यूरेनियम की बात कर लें यूरेनियम की बात कर लें दोस्तों, तो यूरेनियम जो है गया, नवादा में काफ़ी ज़्यादा, एंड इट इज़ अ वैल्यूएबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। यूरेनियम जो है हम जानते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। गया, नवादा में, बिहार में इसका रिजर्व है। स्लेट की बात कर लें दोस्तों, स्लेट मुंगेर में फ्रॉम खड़गपुर हिल से ये ऑब्टेन किया जा सकता है। एंड बेसिकली इट इज यूज्ड एज अ ऑर्नामेंटल स्टोन के तौर पे इसको यूज करते हैं। मैग्नीज की बात करेंगे तो गया और मुंगेर में ये हम इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। और मैग्नीज जो होता है इट इज यूज्ड इन मेटालर्जी, इट इज मेनली यूज्ड इन द स्टील इंडस्ट्री। एस्बेस्टस की बात करें तो एस्बेस्टस जो है मुंगेर में ये भी, इसका भी रिजर्व है काफ़ी ज़्यादा, एंड इट इज़ यूज्ड इन द मेकिंग क्लॉथ बनाने में, पेपर बनाने में, रूफिंग बोर्ड वगैरह बनाने में काम आता है। फायर फाइटर्स वियर क्लॉथ। अच्छा, एस्बेस्टस का ही जो है फायर फाइटर, ये क्या है, हीट ऑब्जर्वेंट होता है, मेड ऑफ द एस्बेस्टस बिकॉज इट डज नॉट कैच फायर ऑल्सो। ठीक है, एस्बेस्टस के जो है कई बार जो है यूज किए जाते हैं। कई बार फायर फाइटर के ग्लव्स जो होते हैं, ग्लव्स एस्बेस्टस के बने होते हैं। गैलेना का जो है आप देखोगे तो ये बांका में रिजर्व है। ठीक है, बांका में अवेलेबल है गैलेना, एंड इट इज यूज्ड इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। इसके अलावा जो है केमिकल इंडस्ट्री में, पेंट इंडस्ट्री में भी इसका यूज है। पेट्रोलियम वेस्ट चंपारण में रिजर्व है, यूज्ड एज ए फ्यूल के तौर पे यूज किया जाता है। नेचुरल गैस पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, खासकर मतलब जो वेस्ट बंगाल से चिपके हुए ये जिले हैं, ये भी फ्यूल के तौर पे यूज होता है। एनर्जी की बात करेंगे अब हम स्पेसिफिकली, मिनरल हमने देख लिया, नाउ विल डिस्कस एनर्जी। तो देखो, एनर्जी स्टेटस इन द ईयर 2022-23 की बात करें, जो कि इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 में पब्लिश हुआ है, उसके हिसाब से देखेंगे तो पीक डिमांड ऑफ एनर्जी जो है बिहार में वो 6880 मेगावाट की है। पीक डिमांड जो है एनर्जी की वो है 6880 मेगावाट की। ठीक है, इसके अलावा सप्लाई ऑफ पीक एनर्जी डिमांड जो है वो कितनी है, सप्लाई ऑफ पीक एनर्जी डिमांड जो है वो है 6738 मेगावाट की। पीक डिमांड एनर्जी की कितनी है, 6880 मेगावाट की है। सप्लाई ऑफ पीक एनर्जी डिमांड बात करें तो यह है 6738 मेगावाट। अगर हम बात करें इन द ईयर 2023-2024, द सप्लाई ऑफ पीक एनर्जी डिमांड हैज रीच्ड 7576 मेगावाट। ठीक है, इन द ईयर 2023-2024 द सप्लाई ऑफ पीक एनर्जी डिमांड जो है इट हैज रीच्ड 7576 मेगावाट। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 की, सो द प्रोडक्शन ऑफ थर्मल पावर एनर्जी इन बिहार इज 68.9% and the production of renewable energy is 31.1%. ठीक है, अकॉर्डिंग टू हम बात करें इकोनॉमिक सर्वे इन द ईयर 2025-2026, द शेयर ऑफ थर्मल पावर एनर्जी इन टोटल एनर्जी प्रोडक्शन विल बी 65.3% and the share of renewable energy will be 34.7%. पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात करें इन द स्टेट ऑफ बिहार, दिस वाज 329 kilowatt hour in the year 2021-2022. The districts with the highest electricity consumption in the year 2022-2023 बात करें in the state of Bihar और पटना, गया, मुजफ्फरपुर वगैरह जो है ये हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी के जो है कंजम्पशन करते हैं। अगर भाई हम बात कर लें कि भाई सबसे कम जो है लोएस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन वाले जिलों की बात कर ले, जहाँ पे कंजम्पशन जो है इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी कम होता है, 2022-23 का ही डेटा है, तो ये है शेखपुरा, इसमें आता है फिर अरवल, फिर शिवहर आता है। ठीक है, द डिस्ट्रिक्ट्स विद द लोएस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 2022-23 की बात करें तो शेखपुरा, अरवल, शिवहर वगैरह आता है। 3 एनर्जी एजेंसीज आर ऑपरेशनल इन बिहार, 3 एनर्जी एजेंसीज हैं जो कि ऑपरेशनल है बिहार में। इसमें एक तो आता है बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ठीक है, कौन सा आता है, बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आता है। इन द ईयर 2012 इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 5 कंपनीज। ठीक है, बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बात करें तो इन द ईयर 2012 इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 5 कंपनीज, दैट इज बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, BSPHCL, फिर आता है बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, BSPGCL, फिर आता है बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड,
BSPTCL, फिर आता है नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, NBPDCL, फिर आता है साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, SBPDCL। मेजर थर्मल पावर स्टेशंस की बात करेंगे बिहार में। मेजर थर्मल पावर स्टेशंस में बिहार की बात करेंगे तो बाढ़ थर्मल पावर प्लांट जो है, बाढ़ थर्मल पावर प्लांट जो है दोस्तों, इसका लोकेशन है पटना बाढ़ में। ठीक है, बाढ़ थर्मल पावर प्लांट जो है पटना बाढ़ में लोकेटेड है। बरौनी थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है ये बेगूसराय बरौनी में लोकेटेड है। बक्सर थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट जो है ये बक्सर चौसा में लोकेटेड है। कांटी विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जो है ये मुजफ्फरपुर में कांटी में लोकेटेड है। फिर आता है ककवाड़ा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट जो है ये बांका जिले में लोकेटेड है। नवीनगर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है ये औरंगाबाद में लोकेटेड है। नवीनगर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है औरंगाबाद में लोकेटेड है। फिर अगर हम बात करें तो एक बार इसको रिवाइज करा देता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बाढ़ थर्मल पावर पटना बाढ़ में, बरौनी थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है बेगूसराय बरौनी में है, और बक्सर थर्मल पावर प्लांट जो है बक्सर में। नाम से ही आप समझ, कांटी वाला थोड़ा सा आपका, और ककवाड़ा अल्ट्रा मेगा, नबीनगर, ये तीनों जो है थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। कांटी विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जो है मुजफ्फरपुर कांटी में है। इसके अलावा ककवाड़ा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट जो है बांका में है, और नबीनगर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है औरंगाबाद में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उसके बारे में स्पेसिफिक। सो ए टोटल ऑफ 13 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है दे आर ऑपरेशनल इन बिहार। टोटल जो है 13 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है बिहार में ऑपरेशनल है, विच जनरेट्स 54.3 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक ठाक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। एट प्रेजेंट 11 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है दे आर अंडर प्रोसेस whose generation capacity is 9.3 मेगावाट। इधर देखेंगे तो हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट्स हैं इसमें है कोसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन, ये सुपौल में है लोकेटेड। जनरेशन कैपेसिटी है इसकी 19.2 मेगावाट की। कोसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन है, ये सुपौल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इसकी जनरेशन कैपेसिटी है 19.2। फिर आता है ईस्टर्न गंडक कैनाल जो है वेस्ट चंपारण में लोकेटेड है। इसकी जनरेटिव जो कैपेसिटी है 15 है मेगावाट की। सोन वेस्टर्न कैनाल जो है ये रोहतास में लोकेटेड है, और इसकी जनरेटिव जो मेगावाट में है वो 6.6 है। सोन ईस्टर्न कैनाल जो है ये औरंगाबाद में लोकेटेड है, 3.3 जो है इसका जनरेशन कैपेसिटी है। त्रिवेणी कैनाल जो है ये भी हाइड्रो पावर जनरेट कर सकता है, वेस्ट चंपारण में लोकेटेड है, और 3 मेगावाट का जो है इसका जनरेशन का कैपेसिटी है। फिर आता है ढेलबग स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है ये रोहतास में लोकेटेड है, 1 मेगावाट का जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। इसके अलावा नसीरगंज स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है रोहतास में लोकेटेड है, 1 मेगावाट का ये भी जनरेट कर सकता है। जयनगर स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है रोहतास में है, और 1 जो है ये भी मेगावाट का जनरेट कर सकता है। बात करें अगर सेवरी की, तो सेवरी स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है ये रोहतास में लोकेटेड है, 1 मेगावाट का ये भी जनरेट कर सकता है। अगनूर स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है अरोल में लोकेटेड है, 1 मेगावाट ये भी कर सकता है। बेलसर स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है बेलसर स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अरोल में लोकेटेड है, 1 मेगावाट ये भी है। फिर आता है सरखिंडी स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है रोहतास में लोकेटेड है, 0.7 है इसका कैपेसिटी। अरवल स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अरवल में लोकेटेड है, 0.5 इसकी भी कैपेसिटी है। फिर आएगा बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ब्रेडा के बारे में। बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है ब्रेडा के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो ब्रेडा जो है दोस्तों, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन इन बिहार। इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो है इंक्रीज करना, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन जो है बिहार का उसको इंक्रीज करना है। करेंटली फॉलोइंग वर्क्स आर बीइंग कैरिड आउट अंडर इट। सबसे पहले तो ये रूफटॉप सोलर पावर प्लांट जो है गवर्नमेंट बिल्डिंग में लगा रहा है ब्रेडा के तहत जो है। इस मतलब डेवलपमेंट एजेंसी जो है मेन काम क्या करवा रही है, जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है तो वो क्या होता है ना, उसमें कोई मना नहीं कर सकता। मतलब वो सरकार की है तो उसमें डेफिनेटली जो है आप फर्दर अगर उस पर ऊपर और कोई यूज तो होता नहीं है जनरली सरकारी दफ्तरों का, सरकारी कार्यालयों का, तो वहाँ रूफटॉप का सोलर का जो है डेफिनेटली जो है आप लगा सकते हैं प्लांट वगैरह। इसके अलावा रूफटॉप सोलर पावर प्लांट्स जो है प्राइवेट रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में भी प्रमोट करती है। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स खासकर जो तालाब वगैरह है, पोखर वगैरह, वहाँ पे
ये हो सकता है वाटर बॉडी में। सोलर वाटर पंप्स ये भी इसी के तहत किया जा रहा है। सोलर स्ट्रीट लाइट्स, ये सब जो है प्रोग्राम्स कह सकते हैं रन कर रही है काम कर रही है इसमें ब्रेडा। इसके अलावा बात करें दोस्तों, इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, सोलार पावर प्रोजेक्ट्स जो है दे हैव बीन स्टार्टेड इन कजरा। कजरा इज इन लखीसराय एंड पीरपैंती ये भागलपुर में, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी जो है इसके ऊपर काम चल रहा है प्रोजेक्ट्स, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के कजरा और पीरपैंती। अंडर द सोलर पावर प्लांट ऑन वाटर बॉडीज there is a plan to set up 2 megawatt plant at Vikram Lake in Patna. Under the solar power plant on water bodies, there is a plan to set up 2 megawatt plant at Vikram Lake in Patna. And there is a plan to set up a nuclear power plant in Rajouri, Nevada in Bihar. There is a plan to set up nuclear power plant in Rajouri, which is in Nevada in Bihar. Rajouri में. In the goals of 7 Nishchay 0.7 Nishchay 1 of Bihar government, the energy related goal of हर घर बिजली लगातार has been achieved. In the goal of 7 Nishchay 1 जो है बिहार गवर्नमेंट का एनर्जी रिलेटेड गोल जो है हर घर बिजली लगातार has been achieved, ये ऑलरेडी अचीव हो गया है, तो अच्छी बात है। ये इंडस्ट्री में घुसेंगे। सो इंडस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इन इकोनॉमी, ठीक है। इंडस्ट्री जो है पार्ट है सेकेंडरी सेक्टर का इकोनॉमी में। कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग वर्क इज डन अंडर दिस, ठीक है। इंडस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इन इकोनॉमी, कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग वर्क इज डन under this due to the limited amount of mineral resources. Due to the limited amount of mineral resources in Bihar, the number of mineral based industries is limited, ठीक है। Due to limited amount of mineral resources in Bihar, the number of mineral based industries is limited. And Bihar is an agricultural based state definitely. So बहुत ज़्यादा जो अभी कह सकते हैं कि 75% के आसपास आबादी जो है एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करती है for their subsistence. And there is an immense potential for agriculture based industries in Bihar. They have immense potential for there are agriculture based industry in Bihar. मेजर इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो शुगर इंडस्ट्री है। शुगर इंडस्ट्री अगेन एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी का पार्ट है, बट इंडस्ट्री है तो डेफिनेटली इंडस्ट्री सेक्टर में आएगा। सो द फर्स्ट शुगर इंडस्ट्री ऑफ बिहार वाज एस्टैब्लिश इन 1904। कहाँ पे? मढ़ौरा और जो है ये सारण में पड़ता है, मढ़ौरा में, ठीक है। तो शुगर इंडस्ट्री जो पहली जो लगी थी वो मढ़ौरा में 1904 में लगी थी। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 का डाटा देखें, सो देयर आर टोटल 11 शुगर मिल्स इन बिहार, आउट ऑफ विच 9 आर ऑपरेशनल, ठीक है। 11 हैं शुगर मिल्स बिहार में, जिसमें से 9 जो है ऑपरेशनल है। एंड अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे जो 2023-24 की देखेंगे, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 की, द प्रोडक्शन ऑफ शुगर इन बिहार हैज बीन कितना? 62.74 लाख क्विंटल्स, विच इज अ ह्यूज नंबर। 2023-24 के हिसाब से 62.74 लाख क्विंटल्स। एंड इन द ईयर 2022-2023 1,11,624 किलोलीटर्स ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल जो है एनर्जी में यूज होता है। इट हैज ऑल्सो बीन प्रोड्यूस फ्रॉम शुगर मिल्स अंडर द एग्रीकल्चर रोड मैप 4, जो अभी 2023 से लेकर 2028 तक का है। बिहार स्टेट जैगरी इंडस्ट्री प्रमोशन जो है प्रोग्राम को भी कंडक्ट किया जा रहा है, जिसमें जैगरी मतलब गुड़ होता है, वो भी प्रोग्राम जो है प्रमोट किया जा रहा है। फिर आता है डेयरी इंडस्ट्री बिहार में। डेयरी इंडस्ट्री की बात करते हैं। सो बिहार इज अ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री रिच स्टेट है। यहाँ पे बहुत सारे बोवाइन एनिमल ऐसे एनिमल होते हैं जो कि दूध मिल्क एनिमल होते हैं। सो मिल्क प्रोडक्शन इज अ ट्रेडिशनल बिजनेस हियर। यहाँ पे शुरू से ही जो है हमारी कम्युनिटी जो बिहार की ये करती रही है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 का डेटा देखेंगे तो 125.03 लाख टन जो है मिल्क का प्रोडक्शन हुआ था 2022-23 में, ठीक है। 125.03 लाख टन का जो है मिल्क का प्रोडक्शन हुआ था 2022-23 में। एंड द ग्रोथ रेट इन प्रोडक्शन वाज 6.49%। तो ग्रोथ रेट भी अच्छा रहा है, ठीक है, ग्रोथ रेट भी अच्छा रहा है। एंड द लीडिंग डिस्ट्रिक्ट इन काउ मिल्क प्रोडक्शन अगर देखेंगे तो समस्तीपुर है। सबसे ज़्यादा जो है काउ मिल्क का प्रोडक्शन जो है समस्तीपुर है। और वही बुफेलो मिल्क की बात करें, भैंस की मिल्क का बात करें तो मधुबनी नंबर 1 पे आता है उसमें, ठीक है। काउ मिल्क में समस्तीपुर और बुफेलो भैंस का अगर मिल्क का देखेंगे तो उसमें नंबर 1 पे आता है मधुबनी। फिर आ जाएगा जूट इंडस्ट्री। जूट इंडस्ट्री को भी देखेंगे। सो जूट इंडस्ट्री
के 3 बड़े जूट के फैक्ट्री हैं बिहार में। दे आर लोकेटेड इन पूर्णिया, कटिहार एंड दरभंगा। यही बेल्ट ही है जहाँ पे जूट होता है, ठीक है, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल से चिपका हुआ है। हम जानते हैं कि वेस्ट बंगाल जो है भारत में नंबर 1 पे आता है जूट के प्रोडक्शन में, दूसरे नंबर पे बिहार आता है। ए जूट पार्क इज बीइंग सेटअप इन मरंगा, मरंगा इज इन पूर्णिया, ठीक है। जूट पार्क जो है बनाया जा रहा है, ऑलरेडी इन मेकिंग है, ये पूर्णिया में मरंगा में है। बिहार इज सेकेंड लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट आफ्टर वेस्ट बंगाल, ठीक है। बिहार जो है सेकेंड लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट है वेस्ट बंगाल के बाद। ये तो सभी जानते हैं, बिहार में दूसरा नंबर आता है जूट के प्रोडक्शन में। पहले नंबर पे वेस्ट बंगाल है। टेक्सटाइल एंड सिल्क इंडस्ट्री की बात करें तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है फुलवारी शरीफ में लोकेटेड है, ऑलरेडी काम इस पे हो रहा है, मतलब प्रोडक्शन में। डुमराव एंड गया में भी है बिहार में। अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर स्मॉल कॉटन टेक्सटाइल मिल्स इन मुंगेर, फिर भागलपुर, बक्सर, मुजफ्फरपुर वगैरह में। भागलपुर जो है ये सिल्क टेक्सटाइल के लिए काफी फेमस है, सिल्क सिटी भी इसको कहा जाता है भागलपुर को। और अपने जो है कह सकते हैं कि तसार जो इसका सिल्क है वो काफी ज्यादा फेमस है, तसार, ठीक है। तो तीनों तरीके के मलबेरी, तुषार और इरी टाइप के जो है सिल्क यहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो देख सकते हैं कि मलबेरी जो है ये यहाँ पे 2021-22 का डेटा है, 1.4 टन की इसकी जो है प्रोडक्शन हुई थी। सहरसा, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया रीजन में ये मेनली हुआ था। तसार की बात करें तो सबसे ज्यादा बिहार में यही होता है, और ये जो है 37.1 टन। बांका, मुंगेर, नवादा, कैमूर, जमुई। इरी सिल्क की बात करें तो ये दूसरे नंबर पे आता है, 10.5 टन का प्रोडक्शन हुआ था। मुजफ्फरपुर, बेगूसराय वगैरह में ये होता है। सीमेंट इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं तो जैसा कि मैंने बताया था कि डालमिया नगर है बंजारी, रोहतास में, जहाँ पे बहुत बड़ी सीमेंट की फैक्ट्री है। और डालमिया सीमेंट का आपने नाम सुना होगा, डालमिया सीमेंट का सुना होगा आपने, ज्यादा आपको याद रहता होगा बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। सीमेंट इंडस्ट्री हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन बिहार ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ लाइमस्टोन। और ये लाइमस्टोन जानते हैं कि रोहतास में ही सबसे ज्यादा होता है बिहार में। रोहतास में भी, रोहतास हिल और खड़क जो कैमूर हिल में ये होता है। फिर आता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री के बारे में बात करें, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इंडस्ट्री के में तो बिहार इज एन एग्रीकल्चरल बेस्ड स्टेट, ये तो कोई डाउट ही नहीं है। 75% आबादी अभी भी जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। सो देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्रीज लाइक शुगर, जूट की भी, इथेनॉल, राइस, फूड प्रोसेसिंग, लेदर, वुड, प्लाईवुड वगैरह भी यहाँ पे हो सकता है। अप्रूवल हैज बीन गिवन टू सेट अप 3 फूड पार्क। एक तो है नंबर 1 भागलपुर में, नंबर 2 बक्सर में, नंबर 3 कटिहार में, ठीक है। अप्रूवल हैज बीन गिवन टू सेट अप 3 फूड पार्क्स दैट दे आर इन, दे विल बी सेट अप इन भागलपुर, बक्सर, कटिहार वगैरह में। बिहार करेंटली रैंक 7th है इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ठीक है, 7वें नंबर पे है बिहार फूड ग्रेन प्रोडक्शन में। 3rd है वेजिटेबल प्रोडक्शन में, एंड 6th जो है ये फ्रूट प्रोडक्शन में है। सो बिहार करेंटली रैंक्स 7th इन फूड प्रोडक्शन, फूड ग्रेन प्रोडक्शन, 3rd है वेजिटेबल प्रोडक्शन में, एंड 6th जो है ये फ्रूट प्रोडक्शन में जो है ये है। बिहार इज द फर्स्ट एंड ओनली स्टेट इन द कंट्री इन मखाना प्रोडक्शन, ठीक है। बिहार इज द फर्स्ट एंड द ओनली स्टेट इन द कंट्री इन मखाना प्रोडक्शन। बिहार का जो रैंकिंग है लीची के प्रोडक्शन में वो फर्स्ट है, ठीक है। बिहार रैंक्स फर्स्ट इन द कंट्री इन लीची प्रोडक्शन। अंडर फूड प्रोसेसिंग ए मेगा फूड पार्क दिस हैज बीन कंस्ट्रक्टेड एट मोतीपुर विच इज इन मुजफ्फरपुर एट ए कॉस्ट ऑफ 180.57 crore। ए पैकिंग हाउस हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन बिहटा एंड पटना, बिहटा जो है पटना में पड़ता है। अब हम देख लेंगे सेंट्रली कंट्रोल्ड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कि बिहार में काम कर रही है। सेंट्रली कंट्रोल्ड है मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है, बट काम जो है बिहार में कर रही है। जैसे कि फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सेंट्रली कंट्रोल है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है। फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका जो है प्लेस जहाँ पे ये एस्टेब्लिश्ड है ये बरौनी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये जहाँ पे, ये भी बरौनी में ही लोकेटेड है। इसके अलावा भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, ये मोकामा में है। ये सवाल पूछा भी गया था 65th या 66th आई थिंक किसी में पूछा गया था। भारत वैगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड जो है मोकामा में है। इसके अलावा जो है रेलवे इलेक्ट्रिक इंजन फैक्ट्री जो है मधेपुरा में है।
मधेपुरा में। ठीक है, कितने हॉर्स पावर का तो इसने इंजन बना दिया था मधेपुरा वाले ने। इसके अलावा रेल व्हील फैक्ट्री की बात करें तो बेला, ये सारण में है, बेला सारण में रेल व्हील फैक्ट्री की बात करेंगे तो। और डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन फैक्ट्री बनता है कहाँ पे, मढ़ौरा, विच इज ऑल्सो इन सारण। कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप जो है ये हरनौत नालंदा में लोकेटेड है, कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप। फिर आता है दोस्तों इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट अंडर स्टेट ऑफ बिहार। तो बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड जो है फतुहा पटना में लोकेटेड है। इससे शायद सवाल बन जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे। ठीक है, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट है, बड़े बड़े हैं तो सवाल बन सकता है। इसके अलावा बिहार स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये पटना में लोकेटेड है। बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये भी पटना में लोकेटेड है। बिहार स्टेट डेयरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भी पटना में है। बिहार स्टेट स्पून सिल्क जो है ये भागलपुर में लोकेटेड है। बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये भी पटना में लोकेटेड है। एंड बिहार स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये भी पटना में लोकेटेड है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो बिहार स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये भी पटना में है। बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भी पटना में ही लोकेटेड है। अब हम बात कर लेंगे कुछ इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड एरियाज इन बिहार। लेदर का जो है एरिया जहाँ पे बिहार में सबसे ज्यादा लेदर प्रोड्यूस किया जाता है, ये पटना और मुजफ्फरपुर है। शुगर की बात करें तो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण और सारण में शुगर होता है। ठीक है, लेदर पटना, मुजफ्फरपुर, शुगर वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सारण में। पेपर इंडस्ट्री जो है समस्तीपुर, रोहतास, दरभंगा में है। सिल्क जो है भागलपुर में। कॉटन टेक्सटाइल गया, पटना, सिवान, भागलपुर में। ठीक है, सिल्क भागलपुर में है, कॉटन टेक्सटाइल है गया, पटना, सिवान, भागलपुर में। मेडिसिन जो है मुजफ्फरपुर, पटना में है। सीमेंट जो है रोहतास में है। फर्टिलाइजर बरौनी इज इन बेगूसराय। फिर आता है प्लाईवुड इंडस्ट्री जो है ये हाजीपुर, पूर्णिया, पटना में है। कारपेट के लिए ओबरा औरंगाबाद में। ऑयल रिफाइनरी के लिए है बरौनी, बेगूसराय में। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में, बियाड़ा के बारे में। बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, बियाड़ा कहते हैं। ये इंडस्ट्रियल एरिया को जो है बिहार के एरिया में डेवलप करती है। इसका एस्टेब्लिशमेंट कहीं तो पूछा था किसी एग्जाम में, 1774 में हुआ था। फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन बिहार, किस चीज के लिए भाई, ऑफ कोर्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, नाम से ही समझ में आता है। इट्स 4 रीजनल ऑफिसेज आर लोकेटेड इन पटना, नंबर 1, नंबर 2 भागलपुर, नंबर 3 मुजफ्फरपुर और नंबर 4 जो है दरभंगा में। ठीक है, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। एंड देयर आर 74 इंडस्ट्रियल एरियाज अंडर 9 क्लस्टर ऑफिसेस। ठीक है, इसने डेवलप किए हैं 74 इंडस्ट्रियल एरिया जो है इसने जो है अपने 9 क्लस्टर ऑफिसेस में के थ्रू मतलब इसने डेवलप किए हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रमोशन पॉलिसी भी है बिहार की, 2016 में आई थी, which has made industrial development in Bihar. And apart from this, बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी भी है 2022 की, बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी। ठीक है, टेक्सटाइल एंड लेदर के लिए भी 2022 की। दे हैव बीन मेड इन द ईयर 2022 फॉर द रेस्पेक्टिव थिंग्स, कि भाई इन्वेस्टमेंट इन सब एरिया में बहुत ज्यादा चाहिए होता है। अब आते हैं ट्रांसपोर्टेशन के मामले में कैसा है बिहार। सो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन बिहार आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ रोड भी है, गंगा नदी बहती है तो वाटर ट्रांसपोर्ट भी है, और रेल तो है ही। रेल के अलावा एयर ट्रांसपोर्ट भी है, जैसे कि पटना खुद है, गया में भी एयरपोर्ट है। इसके अलावा जो है दरभंगा में भी है, और भी जो है एयरपोर्ट्स हैं बहुत सारे। सो मेनली ये 3 है। पटना रोड ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, सो इट इज कंसिडर्ड टू बी द इजीएस्ट एंड चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। रोड नेटवर्क बिहार में इकोनॉमिक्स रिव्यू 2023-24 की बात करें तो नेशनल हाईवे का लेंथ जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखना भैया। नंबर 1 लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे 5969 किलोमीटर, मतलब 6000 का रफली याद रखोगे तो याद आ जाएगा। 5969 थोड़ा नंबर भी अच्छा है। स्टेट हाईवे का लेंथ जो है कम है नेशनल हाईवे से, यह 3638, और मेन डिस्ट्रिक्ट रोड जो है वो 16,181 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा याद रखेंगे। विथ ए रोड डेंसिटी, मतलब पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर में रोड की जो किलोमीटर में लेंथ है, जिसे हम पर 1000 किलोमीटर देखेंगे तो रोड डेंसिटी निकल जाएगा। ये निकल के आता है 3167 किलोमीटर पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब 1000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जो सड़क है, वो चाहे सड़क ऐसे गई हो, ऐसे गई हो, ऐसे गई हो, ऐसे गई हो, जो भी है, वो 3167 किलोमीटर है। बिहार रैंक्स 3rd इन द कंट्री, क्योंकि फर्स्ट केरल पे है डेंसिटी के मामले में, और सेकंड है वेस्ट बंगाल।
ठीक है, तो रोड की डेंसिटी में बिहार जो है थर्ड पे आता है। इन टर्म्स ऑफ टोटल लेंथ की बात करें रोड की, बिहार जो है रैंक करता है 8, डेंसिटी में तो थर्ड पे करता है, टोटल लेंथ की बात करें तो बिहार जो है रैंक करता है 8 नंबर पे। इन टर्म्स ऑफ टोटल लेंथ ऑफ पेव्ड रोड ऐसे रोड होते हैं जो कि पक्के सड़क होते हैं, सो बिहार रैंक करता है यहाँ पे 10th इन द कंट्री। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विथ लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इज पटना। पटना ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, देखोगे ना जिला ऐसा है, तो लेंथ इसका काफी है, तो लेंथ जो है नेशनल हाईवे का यहाँ पे ज्यादा हो जाता है, 506 किलोमीटर। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विद द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इज शिवहर। शिवहर में मात्र जो नेशनल हाईवे है वो 22 किलोमीटर का है। रेल ट्रांसपोर्ट दूसरे नंबर पे देख लेते हैं। रेल ट्रांसपोर्ट में फर्स्ट रेलवे लाइन जो है बिहार में वो कंस्ट्रक्ट की गई थी 1862 में ही, ठीक है। 1853 में हम जानते हैं पहली ट्रेन चली थी। पहली लाइन बिहार की बात करें तो बिछी थी 1862 में, ठीक है, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ हावड़ा एंड मुगलसराय रेलवे लाइन। हावड़ा टू मुगलसराय रेलवे लाइन। बिहार रैंक करता है 8वां इन टर्म्स ऑफ रेल नेटवर्क इंडिया में, ठीक है। बिहार रैंक करता है 8वां इन टर्म्स ऑफ रेल नेटवर्क या फिर रेल ट्रांसपोर्ट टोटल इंडिया में। देयर आर टोटल 4 रेलवे डिवीजन। सोनपुर डिवीजन जो है वो ईसीआर में आता है। दानापुर डिवीजन जो है वो भी ईसीआर में आता है। समस्तीपुर डिवीजन जो है वो भी ईसीआर में आता है। और कटिहार डिवीजन चूंकि ये नॉर्थ ईस्ट एरिया थोड़ा सा पड़ता है बिहार का, तो नॉर्थ ईस्ट ये फ्रंटियर रेलवे में आता है कटिहार। अगला कहता है कि आउट ऑफ 19 रेलवे जोन्स जो कि इंडियन रेलवे की हैं, द ओनली रेलवे जोन इन बिहार इज ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जो कि हाजीपुर में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे कि टोटल रेलवे के 19 रेलवे जोन है। रेलवे के टोटल 19 जोन है, उनमें से 19 में से एक ही है जो कि बिहार में है, हाजीपुर में है। दिस रेलवे जोन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अक्टूबर 2002 को एस्टैब्लिश किया गया था। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट वाज लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। 17 फरवरी 2019 को जो है इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था इन्होंने। अंडर दिस द फर्स्ट फेज द मेट्रो विल बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम दानापुर टू खेमनीचक, दानापुर टू खेमनीचक फॉर 17.93 kilometer. In the second phase, the metro will be constructed from Patna railway station to Patliputra bus stand for 14.57 kilometer. फिर अगर आगे बात करें कि मेट्रो कंस्ट्रक्शन वर्क जो है, मेट्रो कंस्ट्रक्शन वर्क इज बीइंग डन बाय दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। इन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ मेट्रो वर्क जो है 20% जो है दिस विल बी स्पेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ बिहार। 60% ऑफ एक्सपेंडिचर जो होगा दिस विल बी डन बाय जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन कोऑपरेशन एजेंसी जी का इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट लोन। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 की बात करें, वन ऑफ द थर्ड मेट्रो 1/3 of the metro work has been completed, already completed. अब आ जाते हैं एयर ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट की। सो एयर ट्रांसपोर्ट जो है बिहार में स्टार्ट हुआ था 1960 में। एयर ट्रांसपोर्ट बिहार में स्टार्ट हुआ था 1960 में। सिविल एविएशन पॉलिसी जो है जो 2016 की, दिस वाज अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अंडर दिस उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान स्कीम जो कहते हैं, उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है, उड़ान स्कीम, दिस वाज कंसीव्ड टू बी प्रोवाइड एयर सर्विसेज टू कॉमन सिटीजन्स। एयरपोर्ट्स लोकेटेड है बिहार में, वो देख लेंगे एक बार। तो देखो इतने सारे एयरपोर्ट हैं, देखिए जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये पटना को कहते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। देखो 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि गया ही इसको कहा जाता है, और दरभंगा एयरपोर्ट जो है ये डोमेस्टिक है, दरभंगा में लोकेटेड है। जोगबानी एयरपोर्ट अररिया जोगबानी में, ये भी डोमेस्टिक है। रक्सौल एयरपोर्ट रक्सौल ईस्ट चंपारण में है, ये भी डोमेस्टिक है। मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट पटाही मुजफ्फरपुर में लोकेटेड, डोमेस्टिक है। और चूनापुर एयरपोर्ट जो है पूर्णिया में लोकेटेड है, डिफेंस का है, ठीक है, पूर्णिया में एयरफोर्स स्टेशन पूर्णिया है वहां पे, ठीक है, पूर्णिया में लोकेटेड है, डिफेंस का है। अब वही बात कर ले वाटर ट्रांसपोर्ट की, तो वाटर ट्रांसपोर्ट टेक्स प्लेस थ्रू सी एंड रिवर, ठीक है। ऑफ कोर्स बिहार में सी तो है नहीं, तो रिवर ही है। बिहार इज लैंडलॉक्ड स्टेट, हेंस वाटर ट्रांसपोर्ट इज इन बिहार टेक्स प्लेस ओनली थ्रू द रिवर्स, ठीक है, सी तो है नहीं। देयर इज नेशनल वाटरवे नंबर 1 जो कि इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है, ठीक है। नेशनल वाटरवे 1 जो है ये इलाहाबाद से हल्दिया जाता है, तो इसमें पटना वगैरह पड़ जाता है बीच में, ठीक है। एंड
इन द गंगा रिवर हुज लेंथ इज टोटल 1620, नेशनल हाई वाटरवे 1 की बात करते हो। ए लार्ज पार्ट ऑफ दिस वाटरवे पासेस थ्रू बिहार, बिहार में बक्सर से भागलपुर तक ये जाता है थ्रू पटना वगैरह। सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ शिपिंग जो है दिस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एट महेंद्रू घाट, जो है महेंद्रू घाट पटना में। देयर आर टोटल 2 माइनर वाटरवेज इन बिहार, दैट इज बरारी घाट से महादेवपुर घाट तक जाता है, और दूसरा जो मोकामा से बरौनी। एक तो नेशनल वाटरवे 1 है, फिर 2 जो है माइनर वाटरवेज भी है। फिर कहता है कि ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, द अवेलेबिलिटी ऑफ रोड, रेल एंड एयर ट्रांसपोर्ट, द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट जो है अब धीरे धीरे डिक्रीज हो गया है। अब देखेंगे 7 निश्चय योजना, 7 निश्चय योजना जो है गवर्नमेंट की, 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2। 7 निश्चय 1 2015 में आया था, 7 निश्चय 2 जो है 2020 में आया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 7 निश्चय 2 आ गया तो 1 को हम भूल गए, अभी भी उस पर काम चलता रहता है कंटिन्यूअस। 7 निश्चय 1 में पहला जो निश्चय था वो था आर्थिक हल युवाओं का बल। ठीक है, आर्थिक हल युवाओं को बल, इकोनॉमिक पावर, यूथ एम्पावरमेंट, ये 7 निश्चय 1 में पहला था। वही 7 निश्चय 2 में जो कि 2020 से ऑपरेशनल है, इसमें जो पहला है वो युवा शक्ति बिहार की प्रगति। अब जो है 7 निश्चय 2 ज्यादा याद रखेंगे, यहाँ पे भी यूथ था, यहाँ पे भी यूथ है, बट ये याद रखेंगे कि युवा शक्ति बिहार की प्रगति इसका है। ठीक है, निश्चय। फिर आता है यहाँ पे देखो, ये भी वुमेन, तो आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, रिजर्वेशन इन जॉब फॉर वुमेन। यहाँ पे सशक्त महिला, सक्षम महिला, स्ट्रॉन्ग वुमेन, एबल वुमेन। ठीक है, तो महिला। फिर आता है हर घर बिजली, इलेक्ट्रिसिटी फॉर हाउस होल्ड, यहाँ पे बदल गया, तीसरा बदल गया। यहाँ पे आ रहा है हर खेत तक सिंचाई का पानी, इरिगेशन वाटर टू एवरी फील्ड, ये तीसरा है इसका। ठीक है, तो ये बदल गया। फिर आता है हर घर नल का जल, हर घर नल का जल, ये 1 में था, और यहाँ पे बदल गया अगेन, ये स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। स्वच्छ गांव की बात कर ली तो स्वच्छ शहर की भी करेंगे, तो अगला स्वच्छ शहर है, विकसित शहर। यहाँ पे था घर तक पक्की नाली, ये बेसिक जो है थिंग्स थी पहले, नल का जल, गली नालियां, ये सब बेसिक चीज थी। शौचालय अब थोड़ा सा बढ़ के आ रहा है। ठीक है, फिर आता है 6ठे नंबर पे शौचालय निर्माण, घर का सामान। अब ये सुलभ संपर्कता, इजी कनेक्टिविटी, अब कनेक्टिविटी की बात कर रहा हूं। ठीक है, कनेक्टिविटी आ गई। अब अवसर बढ़े, आगे पढ़े, अपॉर्चुनिटी थ्रू हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन। यहाँ पे है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, एडिशनल हेल्थ बेनिफिट फॉर ऑल। तो अभी जो लेटेस्ट वाले पे ज्यादा फोकस करेंगे। पहला इसमें युवा शक्ति बिहार की प्रगति, दूसरा है सशक्त महिला, सक्षम महिला, तीसरा हमने देख लिया हर खेत तक सिंचाई का पानी, चौथा हमने देखा स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, पांचवा हमने देखा स्वच्छ शहर विकसित शहर, छठा हमने देखा सुलभ संपर्कता, और 7वें नंबर पे देखेंगे तो 7वें नंबर पे आ गया आपका सबके लिए आरक्षित अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। यहाँ पे हमारा इकोनॉमी का पोर्शन जो है दोस्तों कंप्लीट हो जाता है। अगला टॉपिक लेके आऊंगा टूरिज्म इन बिहार। तो वेट कीजिए अगले वीडियो तक का। बाय बाय।